अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल है? अच्छा, वो जो फोरकास्ट किया था ना, बल्कि हमारे ही शो पे फोरकास्ट था कि वेदर इज गोइंग टू चेंज, और ख़ास तौर पे मॉनसून का जब हम पूछते थे तो कहा यह जाता था कि ये 1 जुलाई से मॉनसून भी शुरू हो जाएगा। मतलब इतनी प्रिसिजन थी। देखिए 1 जुलाई ऑफिशियल सीजन होता है मॉनसून शुरू होने का। ये तारीख जो होती है ये होती है, तय होती है। तो मुझे पता नहीं क्यों तुम्हें देख के हंसी आ रही है। हम वही बता रहे हैं कि हमारे जो आपने कहा था कि 1 जून, ऐसा नहीं कि 1 जून से बारिश की तवक्को थी 1 जुलाई से, लेकिन 1 जुलाई जो है ये पाकिस्तान में हर साल की 1 जुलाई को कहा जाता है। बट एक दिन का ऊपर नीचे, जस्ट लेट मी जस्ट कंप्लीट माय थॉट, यू नो। अब उधर देखें। सो कहने का मतलब था राइट ऑन द डॉट, कल से बारिशें शुरू हो गई और मॉनसून का फर्स्ट स्पेल जो है, कैन आई से दैट, वो शुरू हो गया। और हर जगह एक्सेप्ट फॉर अस, लाहौर, पेशावर, मतलब इस्लामाबाद, रावलपिंडी, और उसके बाद केपी में तो आपको पता है कि इतनी तेज बारिशें और सैलाब की एक सूरत हाल बन गई। तो वो सूरत हाल बनी है, लेकिन अदरवाइज जो शदीद गर्मी पड़ रही थी मैदानी इलाकों में, इस्लामाबाद में उसका जोर टूट गया है बिलाखिर। मतलब लोग तड़प रहे थे, इतनी गर्मी थी। इस्लामाबाद में आप बात कर लें, गिरदोनवा में बात कर लें, पिंडी में बात कर लें, सियालकोट, साहिवाल, गुजरावाला, लाहौर, हर जगह शदीद गर्मी थी। उसका फाइनली जोर टूटा है। लेकिन सवात में पहाड़ों की हम बात करें, नॉर्थ पाकिस्तान में सैलाब आ रहा है, और सवात की एक झील है, झील सैफुल्ला, यहाँ पे सयाहों से भरी कश्ती डूब गई है। 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और लाशें निकाल ली गई हैं। झील में डूबे 2 अफराद को रेस्क्यू भी किया गया। जाँ बहक सयाहों का ताल्लुक एक ही, ये जो होती हैं ना ट्रेजेडीज, फिर ये एक ही फैमिली होती हैं या दोस्त होते हैं। अच्छा, फिर अटक में भी जी बारिश के बायस हादसा हुए और 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद जान से गए, और ये सब बारिशों की वजह से हो रहा है। 5 अफराद जख्मी भी हुए। पारा चिनार में कच्चा मकान जो है वो गिरने से माँ बेटा जाँ बहक हुए। सो जहाँ हम कहते हैं जी गर्मी का जोर टूटा और फाइनली बारिशें हुई, फिर तबाही बहुत होती है, बिकॉज वो आउट ऑफ कंट्रोल बारिशें जब होती हैं और फिर एक सैलाबी सूरत हाल बनती है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। अपरदीर में मदरसे के करीब आसमानी बिजली गिर गई, भगदड़ मची, 25 बच्चियां जख्मी हुई। लाहौर, सरगोदा, शेखुपुरा, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हुई है। फाइनली गर्मी होपफुली कुछ कम हुई होगी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अभी भी वक्फे वक्फे से। अच्छा, इस्लामाबाद के तो मैं विजुअल्स देख रही थी सुबह सोशल मीडिया पे, और दरख्त उखड़े हुए थे, मतलब उखड़े हुए दरख्त गाड़ियों पे गिरे हुए हैं। तो वक्फे वक्फे से जो बारिशें हो रही थी, आंधियां भी आ रही थी साथ साथ, तो वो काफ़ी तबाही उधर भी हुई है। सो एज मच एज वी वेट फॉर दिस सीजन टू कम ऑन, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। अच्छा, सुबह व्हेन आई वाज कमिंग टू वर्क, तो कराची में भी ना एक वो फुआर टाइप सिचुएशन बनी हुई थी। लिटरली हम उसको बूंदाबांदी भी नहीं कह सकते, क्योंकि बूंदाबांदी में भी कोई बूंदा तो होना पड़ेगा ना। चंद सेकंड की फुआर इज जस्ट अ स्प्रे हो जाती है। लेकिन वी हैव टू से दैट, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जितनी गर्मी पड़ रही थी, कराची में वो सूरत हाल बिल्कुल नहीं थी। कराची में मौसम खासा खुशगवार था निस्बतन, इफ़ वी कंपेयर आवर वेदर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। एज एन हम नॉर्दर्न पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, लेकिन अदरवाइज कराची में अब्र आलूद और ठंडी हवाओं वाला मौसम होता है जुलाई, और वही महसूस भी किया जा रहा है। अच्छा, वी आर गोइंग टू मूव ऑन। शुक्र है अब्दुल्ला ने मेरी बहुत खूबसूरत उर्दू अभी मैंने एक थोड़ी सी मारी थी, आपने नहीं पकड़ी। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई विल नॉट रिपीट इट। आगे चलते हैं, वरना यू नेवर लेट एनीथिंग गेट पास्ट मी। एनीवे जी, अच्छा अब आ जाते हैं कराची की तरफ, क्योंकि हमने अब बात करनी है। आपको बताएं कि कराची में ट्रैफिक हादसा, खास तौर पर हैवी ट्रैफिक के हाथों हादसात में शहरियों की अमवात का अलमनाक सिलसिला जो है वो बिल्कुल जारी है, और हुकूमती दावों के बावजूद डंपर्स, वाटर टैंकर्स, ट्रॉलर्स शहर में फिर रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं, कोई रोकने वाला है नहीं। और एक हफ्ते में आपको बताएं कि हैवी ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद की जान जा चुकी है। एक ही हफ्ते में ये हो चुका है। गुज़श्ता 2 दिनों में ऊपर नीचे 2 हादसात हुए हैं जो इंतहाई तशवीशनाक हैं। मंगल के रोज़ जौहर मोड़ के करीब वाटर टैंकर से हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मुश्तइल शहरियों ने मौके पर खड़े वाटर टैंकर को आग लगा दी। कल नॉर्थ कराची में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। 28 जून को मंगू पीर मुराद चौक के करीब तेज़ रफ्तार डंपर की टक्कर से 2 अफराद मौत के मुंह में चले गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक रवा साल सिर्फ हैवी गाड़ियों से होने वाले हादसात में 70 से ज़ायद अफराद जान से जा चुके हैं। अंदाज़ा करें और चेक आउट दिस नंबर, एक भी बहुत ज़्यादा है। वी आर टॉकिंग अबाउट 70। सिंध हुकूमत और कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुसलसल दावे किए जाते रहे हैं कि हैवी गाड़ियों में कैमरे और ट्रैकर्स जो हैं वो नस्ब करने का लाजमी बना दिया गया है। और फिर हमने चेक भी किया और पता भी किया, और कुछ ने ये अमल किया भी है, बट नॉट ऑल, नॉट एवरीबडी। और कवानीन जो हैं वो भी सख्त किए गए हैं अपेरेंटली, लेकिन इस पर कितना अमल हो रहा है, मतलब ऑल अक्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा,
ये दे हैव टू मेक श्योर फिर ये इम्प्लीमेंटेशन हो। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दावा किया गया है कि हैवी ट्रैफिक को दिन के औकात में शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन मतलब नहीं होगी तो एक इन प्रिंसिपल आपकी होप हो सकती है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा ना हो, बट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हुकूमत इस मामले में ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी नहीं अपनाएगी, ज़ाहिर है हम नहीं तवक्को कर सकते कि कोई बेहतरी आए, क्योंकि एक हफ्ते में 5 अफराद की जान चली जाना हैवी ट्रैफिक की जद में आकर, इट इज़ नॉट ओके। इट इज़ अलार्मिंग। डंपर्स, वाटर टैंकर्स और दीगर हैवी ट्रैफिक के हादसात को अब रोकना पड़ेगा, और ये कितना मुश्किल काम है, ज़ाहिर मुश्किल काम है, तभी नहीं हो पा रहा। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ हैं, हमारे साथ ही हैं, उनसे मालूम करते हैं कि हुकूमत ने जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हुक्काम ने, डिपार्टमेंट ने जो इक़दाम किए थे उसके क्या नताइज निकले। इफ़ वी कंपेयर दीज नंबर्स टू द प्रीवियस ईयर्स या प्रीवियस ईयर या प्रीवियस मंथ्स, तो क्या ये कम है, ज़्यादा है? काशिफ ज़रा हमें बताइएगा, बहुत से इक़दाम, आपको पता है आज का टॉपिक तो है नहीं, ये पहले भी वाक़यात हुए हैं, हमने रिपोर्ट भी किए हैं, लेकिन एक हफ्ते में मज़ीद 5 अफराद की जान चले जाना, तो क्या हम समझेंगे हादसात कम हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं? ये नंबर कैसा लग रहा है आपको? देखिए, अगर कंपेयर करें अब्दुल्ला उमा, तो ये नंबर्स बढ़ रहे हैं और हैवी ट्रैफिक के जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपको बताऊं, सबसे पहले फिगर शेयर कर लेता हूं। जो कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात हुए हैं उसमें 480 अफराद जो है वो जाबाक हुए हैं, और उसमें स्पेसिफिकली अगर हैवी व्हीकल्स की बात करें तो 154 अफराद अब तक जाबाक हो चुके हैं, और मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 1500 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जख्मी भी हुए। ये तादाद ग्रेजुअली बढ़ रही है। 2025 से अगर हम इसको कंपेयर करें तो भी बढ़ रही है, और वैसे अगर इस मंथ को गुज़िश्ता साल के मंथ से या गुज़िश्ता कई सालों के मंथ से अगर कंपेयर करते हैं तो तादाद बढ़ती भी नजर आ रही है। रेस्क्यू हुक्काम ये बताते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हैवी ट्रैफिक के लिए मुख्तलिफ फार्मूलाज बनाए गए, कोई एक आधा एकदम नहीं किया गया, बल्कि मुख्तलिफ फार्मूलाज बनाए गए और उनमें किसी पर भी प्रॉपर तरीके से अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दिया गया। डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से दावा किया गया जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके आगे ग्रिल लगाने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिया गया है। अगर 10 वाटर टैंकर शहर में या 10 जो है वो डंपर्स चल रहे हैं तो उनमें से 8 पर जो है वो ये ग्रिल लगा ली गई है। लेकिन जब मैंने इस पे कुछ टाइम पहले इसकी स्टोरी की और देखा कि शहर में बहुत ही कम ऐसी तादाद है जिनके ऊपर जो है वो इस तरह की ग्रिल्स नहीं लगाई गई है। उसके बाद सबसे इनिशियली तौर पर जब सेफ सिटी, आपको भी मालूम होगा, शहर में बहुत ज़्यादा एक्टिव किया गया और ये बताया गया कि अब सेफ सिटी के तहत जो है वो शहर में कोई भी गाड़ी कहीं मूव नहीं कर सकेगी, और उसके बाद उस पर हैवी चालान भी होगा। 1 लाख का चालान जो है वो हैवी व्हीकल्स पे रखा गया था। उसके बावजूद शहर के अंदर ये ट्रैफिक हादसात होते हैं। जब हम पता करते हैं कि क्या इन पर कोई चालान हुआ या ये पकड़ा गया। ये जो चालान की काशिफ आप बात कर रहे हैं, कितने चालान हो चुके हैं? कोई इस किस्म के फिगर्स भी हैं हमारे पास? क्योंकि अगर ये कहा जाता है कि जी दिन के औकात में यहाँ से नहीं गुजर सकते हैं ऑल दैट, तो पकड़ भी तो रहे होंगे, तो क्या चालान किए इन्होंने? देखिए, इनिशियली तौर पर 3 माह कबल जो है वो एक हैवी व्हीकल की जो है वो डंपर्स के चालान शो किया गया और उसमें बताया गया कि इसकी ये वॉल्यूशन है और 1 लाख रुपए का चालान हुआ है। वो हमें नुमाइशी चालान नजर आया और उसके बाद से अब तक कोई ऐसा चालान नजर नहीं आया कि जो स्पेसिफिकली हैवी व्हीकल के लिए हो। आपको बताऊं कि जो जौहर मोड़ पर ट्रैफिक हादसा हुआ जिसमें डंपर्स को बाकायदा आग भी लगाई गई, वो डंपर्स कराची का रजिस्टर्ड नहीं था। जब हम इस तरह के सवालात करते हैं कि इन डंपर्स को आप चालान कैसे देंगे, तो उसके पास कोई खातिर खा ट्रैफिक पुलिस के पास जवाब नहीं है। उसका रीजन ये है कि ये डंपर्स 80% ऐसे डंपर्स या ऐसे वाटर टैंकर्स कराची में चल रहे हैं जो कराची के नहीं रजिस्टर्ड है, बलूचिस्तान के रजिस्टर्ड है। अच्छा, जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है चूंकि नया प्रोजेक्ट है तो इसके अंदर अब तक कराची का डेटा जो है वो मेंटेन नहीं किया गया है, उनके नंबर्स ही जो है वो कंप्यूटर में फीड नहीं किए गए हैं। अगर दीगर सूबों की कोई गाड़ियां यहाँ आती हैं, चूंकि गुड ट्रांसपोर्ट है, दीगर इमरजेंसी ड्यूटीज हैं जो ये हैवी व्हीकल्स करती हैं, जो कराची के लिए मुख्तलिफ गाड़ियां एंटर होती है और यहाँ से रवाना होती हैं, तो उनका जो डेटा है वो अब तक सिस्टम के अंदर मुरत्तब भी नहीं किया गया है। यही तो सारी बात है काशिफ। और जब हम पूछते हैं, ये सारे फिगर्स हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं और इतने मेजर्स जो हैं वो कराची पुलिस की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी लिए जाते हैं, लेकिन फिर फॉलो अप नहीं होता। जैसे कि प्लीज़ मुझे बताएं कि अभी तक जितने चालान की बात हो रही थी, अगर डंपर्स, ये टैंकर्स, ये सब कुछ अगर पकड़े गए हैं, जिनको भी रोका गया है, इनके अंदर ट्रैकर्स लगे होते हैं, इनके ड्राइवर्स के पास लाइसेंस होता है, कैमरे होते हैं? मतलब ये सारी बातें कहने की रह गई हैं या एक्चुअली आपने देखा है कि ये चीज़ें होती होंगी इनके अंदर? जब भी
कोई वाकया रिपोर्ट होता है हैवी व्हीकल का, सबसे पहले तो ड्राइवर फरार हो जाता है। फिर अगर ड्राइवर को ये पकड़ भी लेते हैं तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, अंडर एज भी होते हैं काफी। बिल्कुल ऐसे ही होता है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है। फिर आपने बात की कि इनके अंदर क्या ट्रैकर लगे होते हैं, देखिए इस पे हमने कुछ टाइम पहले भी बात की थी। जो ट्रैकर हैं वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा जाता है इन हैवी गाड़ियों को कि आप ट्रैकर लगवाएं और उसका एक्सेस हमें दें। जो हैवी गाड़ी के जो मालकान हैं उनकी जानिब से कहा जाता है कि अगर ट्रैकर हम अपनी मदद आपके तहत लगाएंगे तो उसका एक्सेस आपको नहीं देंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफी अरसे से इनके दरमियान ये तो बड़ा पुराना तनाजा है कि जी हम कैमरे अपने लिंक नहीं करेंगे, तो कैमरे अगर लिंक नहीं करेंगे तो फिर उसका क्या फायदा है? और फिर इन्होंने अभी तक हल नहीं किया, हैवंट दे कम टू सम अंडरस्टैंडिंग, या फिर इसी लड़ाई पे 10 साल और गुजारेंगे? बहुत दफा हम ही अपने शो में डिस्कस बात कर चुके हैं। बिल्कुल, हमने डीआईजी ट्रैफिक से भी इस हवाले से बात करते हैं, उनकी जानिब से एक फिगर हमें बता दिया जाता है कि शहर में ये चीजें हो चुकी हैं। 15 रोज कबल भी मेरी उनसे इसी हवाले से बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि हमने इतने फिगर्स पे, इतने टैंकर्स पे, इतने वाटर टैंकर्स पे और इतने डंपर्स पे जो है वो देखिए फिगर आना एक और चीज है, परसेंटेज होना एक और चीज है। अगर इफ वी नीड टू नो द परसेंटेज जितने कवर हो गए हैं। फिगर आना अच्छा जी इतने 100 पे हो गया या इतने 1000 पे हो गया, लेकिन अगर क्वांटिटी इतनी ज्यादा है तो उसमें से इतने 1000 का क्या करेंगे हम? या तो हमें बताएं कि जी हाँ हमने 99% या 95% कवर कर लिए हैं, ये बताएं ना हमें। बिल्कुल इस तरह का दावा तो ये करते हैं, लेकिन जब हम फिजिकली ऑन ग्राउंड जाकर ये चीजें देखते हैं तो उसमें इस तरह की सिचुएशन नजर नहीं आती है। मैंने जब इस पे स्टोरी की और देखा कि शहर में आया कितने वाटर टैंकर्स, डंपर्स या फिर ट्रॉलर के ऊपर जो है वो ग्रिल्स जो है बताया गया था कि सेफ्टी ग्रिल्स लगाई जाएंगी, तो वो लगाई गई हैं। मुझे तो कोई इस शहर के अंदर ऐसी सड़क नजर नहीं आई जिसके ऊपर जो है वो इस तरह की ग्रिल्स जो है वो डंपर्स या वाटर टैंकर्स पे लगाई जाए। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये भी बात करते हैं कि शहर में जो है वो इन हैवी व्हीकल्स की जो है वो टाइमिंग मुख्तस की गई है। जब टाइमिंग्स की बात करते हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि बिल्कुल मुख्तस की गई है, लेकिन इसमें भी एक इशू ये कि कुछ गाड़ियां या कुछ ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जो है करके इनकी टाइमिंग मुख्तस नहीं की जा सकती, जिसमें इमरजेंसी ड्यूटीज है, जिसमें वाटर टैंकर है, जिसमें फ्यूल टैंक्स हैं। जो फ्यूल टैंकर्स हैं वो शहर में 24 घंटे के लिए अलाउ हैं, वाटर टैंकर है 24 घंटे के लिए अलाउ है, या फिर इमरजेंसी ड्यूटीज जो देते हैं वो 24 घंटे के लिए। एक और बात बताइए, और इमरजेंसी वाटर की तो चलती रहती है, उसका भी वैसे एक और बात है। इमरजेंसी वाटर तो चलती रहती है, वो जाहिर है वो अलाउ होना भी चाहिए क्योंकि पानी नहीं क्यों होना चाहिए? अगर लाइनों में पानी आ रहा होता, अगर सिस्टम सही होता, असल मसला तो आई एम सॉरी बट इट नीड्स टू बी मेंशन्ड हियर। यस, अगर हो रहा होता तो इस तरह टैंकर इधर से उधर दंदनाते ना फिर रहे होते, हादसा ना हो रहे होते। तो पानी तो चाहिए किसी तरह। सो या तो दैट आइडेंटिफाइज टू प्रॉब्लम्स ना, या हमने वो भी कर ली है। और सिर्फ कराची का ये इशू है और कहीं टैंकर नहीं फिर रहे होते हैं। एनीवे जी, आन गवादर का भी, लेकिन कराची जाहिर है मेट्रोपोलिस है, इतना बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ इशू होना नहीं चाहिए। अब ये बताइएगा, ये जितने भी हादसा हुए हैं, ये जो हम हादसा की बात कर रहे हैं, मौजूदा इसी हफ्ते के 5 हादसा की, ये इनकी वजूहात क्या सामने आ सकें? कि ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, रेस कर रहे थे। बाज़-औक़ात हमने देखा है हमारे मोटरसाइकिल सवार अफराद जो है ना, वो भी बहुत कोताही से बाइक चला रहे होते हैं। उनको भी हर जगह से निकलने की जल्दी होती है, तेज़ी होती है, सिग्नल तोड़ना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। हेलमेट नहीं पहनते, मोटरसाइकिलों के आगे जो ज़रूरी लाइटें हैं वो नहीं होती, बैक लाइट नहीं होती, साइड लाइट नहीं होती। सो यहाँ क्या पता लग सका आपको? देखिए बिल्कुल ऐसा है, लेकिन इन मोटरसाइकिलों को जिनके ऊपर लाइट्स नहीं होती, हेलमेट नहीं पहने होते, ये सारे इकदाम किए गए, लेकिन इस पे अमल दरामद किसने करवाना है? अगर कराची की मेन चारा फैसल पर तमाम तर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, राशिद मिनाज रोड पर भी ये सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जो 2 रोज कबल मंगल के रोज हादसा रिपोर्ट हुआ जौहर मोड़ के ब्रिज के ऊपर, ये हादसा भी कुछ इसी नौयत का था। जौहर मोड़ के ब्रिज से पहले और जौहर मोड़ के ब्रिज के बाद दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसमें ये देखा जाना चाहिए था ना कि जो वाटर टैंकर का ड्राइवर है वो इस हादसे के बाद कहां फरार हो जाता है, वो किस स्पीड से आ रहा था। एक एनालिसिस कमेटी भी जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बनाई गई कि कोई भी हादसे के बाद वो उन गाड़ियों की जो स्पीड है उसको जांचेगी, उसको जो है वो टेक्निकल तौर पर देखेगी और उसके बाद उसका एक पूरी रिपोर्ट बनाएगी। वो रिपोर्ट कहाँ है, कैसे बनाई जाती है, उसके खिलाफ जो एफआईआर होती है वो कब होती है, कोई चीज सामने नहीं आती है। देखिए जो रिसेंटली गुज़िश्ता रोज और 2 रोज कबल वाकया रिपोर्ट हुए, इन दोनों वाकयात की अब तक कोई एफआईआर जो है वो सामने नहीं आई है, कोई इस तरह की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से भी गलतियां सामने आती हैं, उनको देखा जाता है, उन पे चालान भी हो रहे हैं,
लेकिन उनको रोकने की भी तो जिम्मेदारी इन्हीं इदारों की है, इसी ट्रैफिक पुलिस की है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भारी जुर्माने किए जा रहे हैं ई चालान की मद में, लेकिन उसको हल करने के लिए भी तो कोई सिचुएशन होनी चाहिए। जो जौहर मोड़ का हादसा हुआ जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार शख्स जाबाक हुआ और उसके पीछे वो बैठा हुआ जो दूसरा शख्स है वो जख्मी हुआ था। इस वाकये के अंदर भी देखा गया कि ना सिर्फ ये वाकया रिपोर्ट हुआ, बल्कि फौरी बात जो है वो इलाका मकीनों की जानिब से इस वाटर टैंकर को आग लगाई गई, और आग लगाने के बाद चूंकि ये ब्रिज के ऊपर था और ये जब इससे ड्राइवर फरार हुआ तो जो फुटेजेस हमें देखी गई, हमने स्पॉट पे देखा कि ये जो वाटर टैंकर है ये खुद ही जो है वो आगे की जानिब बढ़ा और एक और हादसा जो है वो रिपोर्ट हो सकता था। फिर ये वो एक अलग ट्रेजेडी है कि कानून को हाथ में लेते हैं लोग और वहां कोई बर वक्त पहुंचता नहीं है। हाँ। और इस तरह ये व्हीकल्स को आग लगती है। मतलब एक ऑलरेडी एक इंसिडेंट चल रहा होता है, इट कैन लीड टू मल्टीपल अदर्स और अ वेरी मेगा वन एज वेल। तो बहुत शुक्रिया आपका काशिफ। दिस इज अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। ऐसा ही है, इतनी चीजें और इतने दावे हैं, लेकिन फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। मतलब हम ये सारी एक्सीडेंट्स एंड डेथ्स के हम जिक्र करें, मतलब ये कितना कोई खतरनाक, ये खुद चल रहा है, ये कोई चला नहीं रहा, ये बस चलता और ये चलती ट्रैफिक है। इट्स अ बिजी रोड। आप देख लें कि क्या हो रहा है इर्द-गिर्द। It is just, you know, moving on its own. It is not being handled by anyone. देखें कितनी पॉपुलेटेड जगह है ये, और ये इसको ना कोई रोकने के लिए आया है ना बुझाने के लिए आया है। गाड़ियां जो है वो अपनी मदद आपके तहत इधर उधर हो रही हैं। ना किसी ने सड़क बंद की है कि जी यहाँ आग लगी भी है आगे, और ट्रैफिक ही बंद कर दो इर्द गिर्द के। बस खैर कॉर्डन ऑफ तो तब करेंगे ना जब वो जगह कहीं रुकेगी जाके, वो तो चलता जा रहा है पूरा एक टैंकर। स्केरी। अच्छा जी, अच्छा लाहौर में आपको पता है परसों हादसा हुआ था, स्टिल नॉट एबल टू गेट ओवर इट। ट्यूशन पढ़ते हुए इमारत में इमारत गिरने से 14 बच्चे शहीद हुए थे, जहाँ भाग हुए थे। इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। मियां नवाज शरीफ समेत तमाम सियासी रहनुमा सानहे पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। हालात ऐसे थे कि कहना के महल्ले में जगह जगह बच्चों के जनाजे पड़े थे, मतलब इमेजिन, और एक घर में दो तीन। बाज़ अहले इलाका ये कह रहे थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किस बच्चे के जनाजे में शिरकत करें और अपने किस हमसाये को पुरसा दें। पूरा इलाका सोगवार था, और इस वक्त भी इलाके में फ़ज़ा सोगवार है सर्टनली। जहाँ वाहक होने वालों में 2 बच्चे तो एक ही घर के थे। बच्चों की माँ बस एक ही बात कह रही थी कि इसने तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा था। यह ऐसा दर्द भरा हादसा है जिसका दुख हर शख्स महसूस कर सकता है। कहना हादसे में ज़ख्मी घर के मालिक खातून टीचर ने घर की छत पर तामीराती काम जारी होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा यह हादसा है, घर की छत पर पहले काम हुआ था, अगर कोई काम चल रहा होता तो वो बच्चों को छुट्टी दे देती। उनके अपने बच्चे भी इस हादसे में ज़ख्मी हुए हैं। टीआर गार्डर की छत सी ते जे छत वो डिग पई, टीआर गार्डर विंगे सारे हो गए ने। बच्चे इस तरह का बकुआ होया पे इस टाइम पे भी तुहानू बयान नहीं करते क्या मत आई पई। तकरीबन 25 से 30 बच्चे ये ट्यूशन पढ़ते हैं, बड़ी पुरानी ट्यूशन है, और कच्चा लेंटर था, ये टीआर बना हुआ है, टीआर गार्डर से बना हुआ था, और ऊपर कहते टाइलें लगानी है, पानी लगा के टाइलें लगाने लगे हैं, मिस्त्री ऊपर चढ़े ही हैं, इतना वज़न उसे सहा नहीं गया तो वो नीचे गिर गई है। यकीन करो दिल को इतना सदमा पहुंचा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिनके घरों में बच्चे पढ़ते हैं, छत जो उनसी कमज़ोर है, उनके गुजारिश है, मेहरबानी जब आपको मालूम है ये ख़तरनाक काम है तो बच्चे पहले नंबर तो बच्चों को अंदर बिठाना नहीं चाहिए। ये रास्ता इंतहाई तंग हो चुका है, लोगों ने मकान ऊंचे कर लिए हैं, बाहर थड़े बना दिए हैं, जिसकी वजह से रास्ता बहुत तंग हो चुका है, गाड़ियों का आना जाना इंतहाई जो मुश्किल हुआ है। सर मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद मलबे के नीचे दब गई हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे कमरे की क्या कंडीशन हुई है, कैसे हुआ है, बच्चे सारे नीचे कैसे आए। सर ये कुदरत की तरफ से हुआ है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से जो भी मामलात हुए हैं। मैं खुद भी मलबे के नीचे आई हूँ, बाकायदा मेरी अपनी बच्ची भी, मेरे जेठ के बच्चे, मेरे देवर की छोटी सी 1.5 साल की बच्ची वो भी उधर ही मौजूद थी, लेकिन मुझे नहीं पता उनकी पोजीशन कैसी है। मेरी बच्ची को भी चोटें वगैरह आई हैं। सर पे कंस्ट्रक्शन का काम ज़रूर हुआ है, मैंने छत पक्की करवाई है, क्योंकि माली हालात इतने ठीक नहीं थे कि हम वो लेंटर वगैरह डाल सकते या दोबारा से सारी कंस्ट्रक्शन करवा सकते। मैं खुद मेहनत मजदूरी करती हूँ, जो मेरे हस्बैंड हैं वो फ्रूट की रेडी लगाते हैं, 200-400 रुपये उनकी बचत आती है, मैं खुद अपने घर का सिस्टम चलाती हूँ।
मतलब कितनी को मुश्किल सिचुएशन में ये जो टीचर है जिसका वो घर था, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब वो इंसिस्ट कर रही है कि कोई काम भी ऊपर नहीं हो रहा था, और ऑब्वियसली होता तो चलो खुदा की तरफ से ही हुआ होगा, वॉट एवर इट इज़, लेकिन कुछ देखना पड़ता है आपको भी। ये क्या इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्या छतें पड़ी हैं, मतलब दिस नॉट द फर्स्ट टाइम इट हैज़ हैपेंड, सॉरी। और उसका सीजन होता है ना, तो लोग उससे तो मुझे इतना डर लग रहा है कि अभी तो ये नॉन बारिश सीजन में ये सब हुआ है और वजह भी कुछ और थी। पुलिस के मुताबिक मुकदमा इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर निश्तर जोन काशिफ असलम की मुद्दईयत में दर्ज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ समेत दीगर हुकूमती ओहदेदार यकीन दहानी करवा रहे हैं कि गफलत के मुर्तकब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज़ेर हिरासत 5 अफराद में से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। अच्छा, मैं जेन्युइनली नहीं मैं समझ पा रहा कि इसमें सबसे बड़ी मुजरिम ना इस सारी सिचुएशन में गुर्बत है तो ज़्यादातर सिचुएशंस में ऐसा ही होता है। मतलब हम इस वक्त कह लें, हम यहाँ ये ज़रूर कहेंगे कि हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो जो बिल्डिंग कंट्रोल लॉज हैं, जो जिन कंडीशंस में लोग रह रहे हैं उसमें नज़र रखें ताकि उनकी अपनी जान महफूज रहे। लेकिन आप सोचिए गुर्बत का आलम के जो औरत है, इसका मियाँ रेडी लगाता है, जिसका एक घर है, इसका मियाँ रेडी लगाता है, ये खुद चूँकि ज़ाहिर गुजर बसर करना है, इस काम से भी कमाती है, एक मोहल्ले में थोड़ी निस्बतन पढ़ी लिखी होगी तो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बल्कि उनके इलाका में इनका अपना घर होना, एक छत होना वुड बी एन अपग्रेड, बिकॉज गुर्बत उस लेवल की है कि लोगों के अपने छतें भी नहीं हैं, सो उसको तो वो अपग्रेड ही लग रहा होगा। लेकिन फिर अगेन वही वाली बात होगी अब्दुल्ला कि कोई क्वालिटी कंट्रोल, कोई चेक, कुछ तो जो बच्चे भेज रहे हैं वो भी गरीब लोग हैं, ज़ाहिर है उन्हें पता है उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। उन्हें पता है कि शायद ये छत जो है वो इतनी सही नहीं है और ये एक ही कमरे में इन्होंने 35 बच्चों को बिठाया हुआ है, लेकिन उनके पास क्या ऑप्शंस अच्छा, हैं? हुकूमत पंजाब ने आपको ये भी बता दें कि जहाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, जबकि ज़ख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और पंजाब हुकूमत अफसोस का इजहार करते हुए ये कह रही है कि एक हादसा है, लेकिन हादसे की ऑब्वियसली बैकग्राउंड जो है उस पर तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। अहमद फराज हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ लाहौर से हमें ज्वाइन करें। अहमद, कल भी आप वहाँ उस जगह पे मौजूद थे और आपने बताया था, अब बताएं क्या अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है? जब ये कहा जाता है कि डिफरेंट पहलू पे तफ्तीश की जाएगी, वो पहलू क्या क्या हैं? सबसे बड़ी तो चीज़ है कि वहाँ को बिल्डिंग अथॉरिटी भी है कि नहीं है, क्यों उन्होंने जाके पहले क्यों नहीं चेक करते कि क्या हो रहा है? बिल्कुल सही सवाल किया आपका खदशा भी बिल्कुल ठीक है, पहले चेक करना चाहिए था। यहाँ तो बाकायदा जब कोई बिल्डिंग बनाने लगता है, इवन कोई दुकान को प्लाजा बनाने लगता है, तो नक्शा पास करवाया जाता है। जी बिल्कुल, एनओसीज होते हैं, या चाहे वो कोई किसी भी खास जगह पर, जी बिल्कुल एनओसी होता है, नक्शा पास कराया जाता है। और ये एलडीए हो गया या ये निश्चित टोन वगैरह, ये जो जोन वगैरह होते हैं, इनका काम ये होता है कि सबसे पहले ये नक्शा पास करें। खैर इस पर भी तो इनको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, लेकिन आपको पता है ज़िली इंतज़ामिया है, उनसे बड़ा जो है वो कारीगरी कोई नहीं है। उन्होंने अपने ही बंदे को इसमें मुद्दई बना दिया, यानी कि FIR जो दर्ज की गई, उन्होंने अपने ही एक इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर काशिफ, उसकी मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज करा दिया, हालांकि जिम्मेदारी उन्हीं की बनती थी। अच्छा, दूसरी तरफ आपका जो सवाल है कि इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जाएगी, तो इसमें मैं बता दूं कि 4 इसमें मुल्ज़मान जो है ना, एक तो ये तीनों भाई हैं, उस्मान, फैज़ान और जो इनकी जो बीवी है वो तो ज़ख्मी हो गई ना, उस्मान की बीवी जो थी, और एक मिस्त्री है उमैर। इसमें 3 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हैं। और कहा यह जा रहा है ये जो इन्वेस्टिगेशन है अब ये शायद उसकी खतून की तरफ भी जा रही है, क्योंकि वो भी वहाँ पे मौजूद थी। DIG इन्वेस्टिगेशन है ज़िशान रज़ा और SSP नवीद ने कल एक बड़ी हैवी जो है एक मीटिंग की है उस जोन के साथ, उस जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे, DSP इन्वेस्टिगेशन, SP इन्वेस्टिगेशन, और उसमें ये फैसला किया गया कि ये जो मुकदमा, क्योंकि ये 322 ज़ेर दफ़ा 322 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया, तो क्योंकि ये कत्ल बिल ख़ता है, तो इसके साथ एक 337 का जुर्म लगा था, वो भी जो बच्चे ज़ख्मी होते हैं। लेकिन अभी तक कुछ जो ज़ख्मी हैं उनके मेडिकल की रिपोर्ट्स आनी है, जब वो मेडिकल की रिपोर्ट्स आएंगी मज़ीद जुर्म भी इस FIR भी आज़ाद हो गए, वो FIR में लगेंगे, तो उसके बाद अभी खातून का बयान हमने दिखाया भी और सुना भी। नंबर 2 वो कह रही हैं कि जी ये तो हादसा है और कोई काम नहीं हो रहा था, लेकिन एक मिस्त्री गिरफ्तार भी है, और ज़ाहिर है इब्तदाई तौर पर सभी अतराफ से ये रिपोर्ट किया गया, अहले महल्ला भी यही बता रहे थे कि यहाँ पे कोई रिपेयर मेंटेनेंस का काम चल रहा था।
लेकिन खातून ये कह रही हैं, और उनका बयान ऑन रिकॉर्ड है कि जी यहाँ तो कोई भी काम नहीं हो रहा था। ऑल्दो कल जब हम आपसे बात कर रहे थे अहमद फराज, और जब सारी ये बात हो रही थी तो छत गिरी थी, तो ऊपर मिस्त्री भी तो काम कर रहे थे, तो वो भी तो गिरे होंगे। और मिस्त्री मतलब गिरफ्तार ये भी वो है। बात कोई छुपाने वाली तो हो नहीं सकती ना। ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली वहाँ पे काम हो रहा था। देखिए ना, जब मौके से एक मिस्त्री पकड़ा गया उमैर, हाँ। तो वो वहाँ पे कैसे आ गया? वो वहाँ पे था तो पकड़ा गया ना। That's right. अच्छा, अब जो छत गिरी है ना, छत के ऊपर मौजूद कोई नहीं था। हुआ ये कि इन्होंने छत पे जब मिट्टी डाली ना, तो इन्होंने पानी का पाइप छोड़ दिया उसके ऊपर पे, ताकि वो मिट्टी बैठ जाए। वो पानी जब छोड़ा है तो वो मिट्टी वजनी हो गई, पानी का दबाव, मिट्टी का दबाव, तो वो वजन नहीं सह सकी, जिसकी वजह से ये गिर गई। अब ये इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है, मिट्टी ज़रूर पड़ी थी, काम भी हो रहा था, लेकिन अगर वहाँ पर पानी उन्होंने गालबन पानी का पाइप ऊपर है ना छोड़ा होता, तो वो पानी ऊपर जमा ना होता। वो पानी जमा होने से हुआ क्या है कि वो मिट्टी वजनी होगी, बोझ ज़्यादा पड़ गया, जिसकी वजह से वो गिर गई। और मिस्त्री में पे मौजूद था, मैरी उसका नाम है मिस्त्री का, वो भी गिरफ्तार है, 2 भाई गिरफ्तार हैं, एक गिरफ्तार नहीं है। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस का ये कहना है कि इस पर तमाम पहलुओं पर जो है तफ्तीश की जा रही है। ख़ास तौर पर जो टाउन का अमला है, ज़ाहिर है उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो नक्शा पास करते हैं। जिस तरह भी कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे लोगों ने अपने बाहर थड़े बना लिए हुए, इन सब से तफ्तीश होनी चाहिए ना। FIR बेशक एक वाक़या किया है, एक फौजदारी FIR मुकदमा दर्ज हुआ है, इन सब से तफ्तीश होनी चाहिए। इन सब का बीच में इनकी गफलत, जो लापरवाही जो है, उसका जुर्म ऐड करके इनको साथ शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये सब जिम्मेदार हैं। होता पता क्या, जब वाक़या होता है तो उसके बाद सब मुकर जाते हैं, एक दूसरे पर डाल दी जाती है जिम्मेदारी। तो अहमद यही जिम्मेदार है, असल में तो यही जिम्मेदार है, बंदे को उन्होंने मतलब मुद्दई बना लिया। आप मुझे बताएं कि जहां ये टाउन का अमला एक्टिव है, आप कोई ईंट लगा सकते हैं इनकी इजाजत के बगैर, लेकिन यहाँ पर कौन है देखने वाला? जहाँ तजावुजात भी हो रही हैं, और लोकल गवर्नमेंट्स नहीं है, इख्तियारात किसके पास है? मतलब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? अगर आप बिल्कुल इसको ट्रिकल डाउन नीचे लेके जाएं, कोई MP MNAs आए हैं इस जगह, हम समझना चाहते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे इलाके का। देखिए, MNAs MPs तो वो है, उनकी जिम्मेदारी पता क्या है। लोग तो समझते हैं कि MNA MP को उन्होंने वोट दिए थे तो उन्होंने गटर ठीक कराने हैं, ये सड़कें ठीक करानी है। ये गढ़ों के आगे जो इन्होंने तजावुज़ात लोगों ने बनाई होती हैं, इस पर तो कोई नहीं उनको सरोकार। और ख़ास तौर पर मैं तो ये समझता हूँ ये ज़िली इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेदार है, महकमा एजुकेशन इसकी ज़िम्मेदार नहीं है। गली गली मोहल्लों में ट्यूशन सेंटर खुले हुए हैं। ट्यूशन सेंटर इज नॉट द प्रॉब्लम, The problem is not that it was a tuition center. द बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट इज द प्रॉब्लम। हाँ, ट्यूशन सेंटर प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल जी बिल्कुल वो होनी चाहिए, क्लासरूम चेक करनी चाहिए। अगर कोई निजी है, देखिए जब वाकया हुआ था ना APS का, तो उसके बाद एक बड़ा एक तूफान आ गया था कि जी हम लोग हर जगह पे चेक करेंगे, सिक्योरिटी देंगे। तो ये क्या चेकिंग है, ये क्या चेक एंड बैलेंस है? सिर्फ सिक्योरिटी ही चेक करनी होती है, बाकी चीज़ों को भी तो चेक करना होता है। बाकी इदारे कहाँ हैं? सिर्फ पुलिस ने हर काम नहीं करना होता, बाकी इदारों ने भी। अच्छा, अब ये बताएं अहमद फराज के कहाँ क्लासरूम्स कहाँ जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से ऑब्वियसली इतने उन्होंने 20-20 लाख भी लवाहिकीन को देने का अनाउंसमेंट की है, ये सारी बातें हो रही हैं। उसके अलावा कोई चेंजेस, क्योंकि हमें पता है कि मरीम नवाज जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं इन मामलों में, ख़ासतौर पे अब 14 बच्चे किसी एक जगह जाँ बहक हो जाना ये कोई छोटी मोटी बात भी नहीं है। तो कोई ऐसे मेजर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं या कहा हो कि जी हम करवाने लगे हैं, जहाँ सारी आबादियाँ जो हैं, इलाके जो हैं वो चेक होंगे? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा हुमा। मैं भी यहाँ पे हूँ, आप भी यहीं पे हैं। ये सिर्फ बयानबाजी की हद तक होता है। एक वाकया हुआ है परसों, फिर कोई वाकया हो जाएगा, उसके बाद फिर कोई वाकया हो जाएगा। ये बयानबाजी की हद तक होता है। अफसर नहीं, मुझे ये बताएं, AC मॉडल टाउन की जिम्मेदारी बनती है, वो ऐसे FIR का मुद्दई क्यों नहीं बना? वो इसलिए नहीं ना बना, उसको अदालतों में जाना पड़ेगा, उसको थानों में जाना पड़ेगा। ये तो इनके तरीक़ेकार है। एक इन्फोर्समेंट कोई इंस्पेक्टर को इन्होंने मुद्दई बना लिया, वो बनता ना, जिम्मेदार वो है। अपनी जान छुड़ाई। ये AC वाली गाड़ियों से, AC वाले कमरों से कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे। ये वहाँ पे बैठ के अपने सिर्फ रिपोर्ट्स देंगे और फिर वाक़यात होते रहेंगे। तो ये कहना जो है ना, ये बिल्कुल जो है वो दुरुस्त है कि जब तक ये इन पर सख्ती नहीं की जाएगी, इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक ऐसे वाक़यात पर काबू नहीं पाया जा सकता। इनको अंदर करें ना, अहमद फराज, क्या होगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एंड वी टोटली गेट इट। बड़ी ही अफसोस की बात है, बहुत शुक्रिया अहमद फराज हमसे बात करने का। बहुत ही अफसोस है, मतलब 14 बच्चों का मर जाना और फिर भी निज़ाम उसी तरह चलता रहे और कुछ चेंज ना हो। दैट आई थिंक इज अब्दुल्ला मोर क्रिमिनल देन एनीथिंग एल्स। लेकिन अभी भी रखनी चाहिए कि कुछ होगा। मुझे लगता है कि आई एम स्टिल होपफुल कि कोई तब्दीली आएगी, बिकॉज हमने देखा है कि जब एटलीस्ट
पंजाब में मतलब आपका है कि पंजाब से फिर भी उम्मीद हुआ था तो रखी जा सकती है। उसके बाद गटर के नीचे वो फाइबर की लाइनिंग लगाई ना, वो जो जाली का एक जाल बिछाया गया, जिस पे हमने बात भी की थी, वो हो गया है या फिर वो प्रपोजल ही था? तो मैंने देखा है। अच्छा ठीक है, बिकॉज प्रपोजल्स कभी कभार बहुत अच्छे होते हैं, बट वो अमली तौर पे होते हैं कि नहीं होते। उस पे उसको एक्चुअली वीडियो मैंने देखी थी जिसमें वो बंदा उस पे खड़ा होकर दिखा रहा था कि वो कितना वो मजबूत है। अच्छा ओके, बिकॉज अभी हमने सुबह से 2 चीज़ों पे बात की, एक तो लाहौर वाला किस्सा जिस पे अभी हमने बात की, और उससे पहले जब हम टैंकर्स और ये सब कुछ जो कराची में हो रहा है, जो कि होता चला जा रहा है, वो तो कभी बदलेगा नहीं या बदलेगा, मतलब दोनों बातें हम उम्मीद पे ख़त्म कर रहे हैं अभी कि थिंग्स विल चेंज, because these are not new and hopefully things change, you know। हम यहाँ पे इस सारी कहानी में again we want to reiterate, घरों में ट्यूशन सेंटर खुलना कोई आज की बात नहीं है, it's a part of our society and culture, that is not the problem okay. here, and that is also okay unless कि आप रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एंटिटी ना बना लें, कोई पूरी एकेडमी ना चला रहे हो, that's not okay। लेकिन मोहल्ले की बाजियों के पास बच्चे जाते थे, हम भी जाते थे, बच्चे जाते हैं। नहीं, नॉट जस्ट दैट, ये जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, अगर वो उस ट्यूशन सेंटर में वो बच्चे ना जाएं तो वो क्या करेंगे? वो किधर जाएंगे? फिर वो बच्चे दे कैन नॉट अफोर्ड, उन्होंने भी तो पढ़ना है। यहाँ पे बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट की बात आती है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ पॉश इलाकों में लोगों की वायलेशंस को मॉनिटर कर रहे हैं, या फिर इन इलाकों के जो रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स हैं, जो ज़िले इंतजामिया है, वो देख रही है कि यहाँ पे जो लिविंग कंडीशंस है लोगों की, ये इनके अपने लिए खतरा तो नहीं है, ये तो देखिए। ओके, लेट अस चेंज द मूड हियर अ लिटिल बिट, और थोड़ा सा हम फीफा की बात कर लें, क्या ख्याल है? इंग्लैंड ने डीआर कॉन्गो को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। तालियां। इंग्लैंड के दोनों गोल कप्तान हैरी केन ने किए, और अमेरिका ने बोस्निया को 2-0 से शिकस्त देकर आखिरी 16 टीमों में जगह बना ली है, यानी राउंड ऑफ 16 में। और इससे पहले राउंड ऑफ 32 में बेल्जियम ने सेनेगाल को सनसनीखेज और एक्शन से भरे से बड़ा टफ ये मुकाबला था। मुकाबले के बाद भरपूर मैच में 3-2 के स्कोर से हराया, और खेल के खात्मे से 5 मिनट पहले तक हारने वाली बेल्जियम टीम के इजाफी वक्त पर ख़त्म होने के बाद फातेह बन गई। बहुत ही मुबारक हो। अच्छा, आपको पता है इस सारी कहानी में मुझे क्या कल पता चला? क्या? डोंट जज मी, और जो देख रहे हैं वो भी आप भी जज ना करें। देखिए, जब तक आप कम अक्रॉस नहीं करते ऐसी चीज़ों से, आपकी नॉलेज में ऐसा इजाफा नहीं होता। तो कल मेरी नॉलेज में ये इजाफा हुआ अब्दुल्ला कि देयर आर 2 कॉन्गोज, एक डीआर कॉन्गो और एक दूसरा कॉन्गो है। तो कल मैं वो जब ऊपर वो फोर्ट्स बिटवीन द 2 कॉन्गोज, मतलब वो वही डिफरेंस है जिस तरह नॉर्थ वेस्ट कोरिया और नॉर्थ और साउथ कोरिया, या फिर ऊपर नीचे का नहीं बनती व्हाटएवर एक। ओके, आई सो आई गूगल्ड इट। आपने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात की थी, फिर है रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। सो दीज आर 2, और फिर ऊपर जो साइन लिखे होते हैं ना, जब पूरा एक वो जो व्हाट डू यू कॉल इट, जब गोल्स हो रहे होते हैं तो इंग्लैंड का अपना नाम लिखा होगा। तो आई वाज जस्ट रीडिंग दैट एंड आई वाज थिंकिंग कि ये क्या लिखा हुआ है, that intrigued her and that led to the search. Thank you. That is what I wanted to that say. led to this Google and then search. I googled because otherwise तो आपको पता है मेरा लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो मैंने कहा चलो यही पता कर लें। तो पता चला कॉन्गो तो 2 हैं, 2 निकले। अच्छा जी, इस सारे में मैं भूल ही गया कि मैच कौन जीता था। इंग्लैंड जीता था ना, डीआर कॉन्गो हार गया था। हाँ। अच्छा, अब जरा आगे बढ़े। ओके, आगे बहुत होगी बातें। सियासी मामलात, और मामलात ये हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात कोई नए नहीं हैं, लेकिन आजकल सियासी हलकों में सुहेल आफरीदी की वजारत आला खतरे में होने की कयास आराइयाँ हो रही हैं। उनकी भी, अलीमा खान समेत हाँ, उनकी भी इजाफी अच्छी बात है, अच्छा इजाफा है। अलीमा खान समेत पार्टी का एक बड़ा हल्का सुहेल आफरीदी से बिल्कुल खुश नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में बाज़ाब्ता फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं बना, मगर एक ग्रुप सुहेल आफरीदी की पॉलिसियों से खुलकर इख्तलाफ करता है, और उन लोगों ने बजट के मौके पर सुहेल आफरीदी का साथ ज़रूर दिया था, लेकिन पार्टी क़यादत को अपने रिजर्वेशंस याद दिलाए थे। नाराज़ अरकान को वही गिला है जो उन्हें अली अमीन गंडापुर से था कि इमरान खान की रिहाई के लिए सुहेल आफरीदी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। मामला यहाँ तक जा पहुँचा कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में 6 रुकनी मसालहती कमेटी तश्कील दे दी गई, जिसने नाराज़ अरकान को मनाने की कोशिश भी की। इतने नाराज़ अरकान हैं पीटीआई में कि उनको अगर तो अपना एक फैक्शन बनाना है तो उसका नाम भी नाराज़ अरकान ही रखना चाहिए। आई एम सॉरी, बिकॉज वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट फॉर एटलीस्ट मोर देन अ ईयर, नंबर 1। नंबर 2, ये मजाक नहीं है, बट वाई डोंट दे एक्चुअली कंसल्ट अलीमा खान साहिबा कि आप ही बता दें कि किसको वज़ीर आला होना चाहिए केपी का, क्योंकि वो नहीं खुश किसी से भी। और फिर सारी कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, वो चलो सारी नहीं,
50 to 60% तो खान साहब की रिहाई के लिए होनी चाहिए और सुबह जाए व्हाटएवर, लेकिन मतलब दैट इज़ रियली शुडंट बी द जॉब ऑफ द वज़ीर आला कि हम बस जो बहुत इंपॉर्टेंट शख्स है, ऑब्वियसली ही इज़ द पार्टी लीडर, ही इज़ द बानी ऑफ द पार्टी, लेकिन फिर भी एक पूरा सूबा आपके रहमो करम पे है, मतलब आपकी कंसंट्रेशन एक्चुअली उसके लिए होनी चाहिए। तो आप रिहाई फोर्स का जो एक ज़माने में जिक्र किया था, आप उसको अलहदा कर दें, वो काम करते रहे खान साहब की रिहाई के लिए और बाकी सूबा तो चले। अगर अली अमीन गंडापुर जिन्होंने कितने लॉन्ग मार्चेस भी कर लिए थे, वैसे आई थिंक अब हमें ऐसा लगा था कि वो बड़े थे, रोबस्ट टाइप, बड़ी कोशिश की थी, अगर उनसे मुतमईन नहीं हो सके तो इनसे तो खैर मुझे लगता है बिल्कुल ही नहीं होंगे। चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खान तस्लीम कर रहे हैं कि पार्टी में इख्तलाफ राय मौजूद है, लेकिन सुहेल आफरीदी की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। वज़ीर आला की तब्दीली का ख्याल है, ये लोग सोच रहे हैं जो अवाम में बदगुमानी पैदा करना चाहते हैं। सुहेल अफरीदी साहब को खान साहब ने नॉमिनेट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने MPA है KPK में, वो 91 हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है। वो खान साहब के MPA है, ये वोट खान साहब का है, ये जो MPAs है ये खान साहब के, उसको फुल फ्लेज खान साहब का सपोर्ट हासिल है और हम सब उसको सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो उसकी सीट का उम्मीदवार हो या उसकी सीट की उम्मीदवार होने का इवन सोचता भी हो। हम जमहूरी लोग हैं, ज़रूर कुछ चीज़ों पर इख्तलाफ था और वो जो MPAs का जिक्र हुआ है, आज भी मेरी उनसे मुलाकात होगी, उन्होंने इस्लामाबाद आना है, कुछ MPAs है, हमने कहा है इख्तिलाफ राय ज़रूर है, हम उनसे गुड गवर्नेंस पे डिस्कस करेंगे, उनके अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि नहीं, कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है जो वज़ीर आला के ख़िलाफ़ हो। चले, आपने गौहर अली खान साहब को सुन लिया, उनका इत्मीनान अपनी जगह, लेकिन मामला शायद इतना भी सादा नहीं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं जब साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बारे में पार्टी ओहदेदार ऐसी ही बातें किया करते थे और अली अमीन गंडापुर को भी इमरान खान ही ने वज़ारत आला की कुर्सी पर बिठाया था। याद होगा, ये ऑब्वियसली इट्स नॉट टू ओल्ड। डॉक्टर्स की भर्ती का मामला जो है ना, वो भी याद हम आपको वैसे बता दें, या फिर दीगर तरक्याती स्कीमों हो। सूबे में करप्शन के इल्ज़ामात भी आपको पता है लगते रहे हैं और बजट पर बहस के दौरान साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपनी हुकूमत की पॉलिसियों को भी आड़े हाथों लिया था। ये सारी चीज़ें हुई हैं। उन्होंने सूबे में वसाइल की तकसीम, कर्जों के इस्तेमाल, तरक्याती स्कीमों में शफाफियत पर संगीन सवालात उठाए थे। इसी पे ज़रा बात करते हैं। दानियाल अजीज़ हैं हमारे साथी, पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इन मामला रिपोर्ट करते हैं। दानियाल, जाहिर है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी, शौकत यूसुफ सही साहब या दीगर लोगों से भी जब हमारी बात होती है, वो कहते हैं जी हर सियासी जमात में ये सियासी इख्तलाफात होते हैं तो जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इस वक्त एक्चुअली PTI में खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है? क्या ये कयास आराई ही है कि वज़ीर आला की कुर्सी ख़तरे में है या देयर आर जेन्युइन कंसर्न्स? देखिए, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब जब आए तो अनडाउटेडली एक ड्रामाई अंदाज में वज़ीर आला जो है वो मुंतखब हुए। अली अमीन गंडापुर समेत जो दीगर लोग थे तो वो उस वक्त शौक हुए थे, क्योंकि आखिर तक वो यही कहते रहे कि इस तरह कुछ नहीं है, ये खबरें जो है फेक है, अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो नहीं जा रहे। अब सुहेल अफरीदी साहब के बारे में भी ये बातें जो है चल रही है कि सुहेल अफरीदी साहब जो है वो जाने वाले हैं और कुछ लोग जो है वो एक्टिव हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि सुहेल अफरीदी साहब को कौन हटा सकता है, सुहेल अफरीदी साहब जो है वो किस तरीके से हटेंगे, तो दो लोग जो है वो सुहेल अफरीदी साहब को हटा सकते हैं। एक है जी इमरान खान साहब खुद, क्योंकि वो हायरिंग और फायरिंग अथॉरिटी है, उन्होंने सुहेल अफरीदी को भी वज़ीर आला मुंतखब किया और इस तरह वो चाहे तो वो हटा सकते हैं। दूसरा मुक़्तदिर हल्के है कि वो सुहेल अफरीदी को हटा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सुहेल अफरीदी के मुखालिफिन है, पार्टी में भी नाराज़ अरकान भी है, लेकिन नाराज़ अरकान या जो नाराज़ MPAs है वो सुहेल अफरीदी को अपने ओहदे से नहीं हटा सकते। सुहेल अफरीदी की अगर हम बात करें मुक़्तदिर हल्कों से, तो पहले जब सुहेल अफरीदी साहब आए तो उनका लहजा बड़ा हार्श रहता था और पहले ताल्लुकात या मामलात जो है वो इस तरीके से नहीं थे, लेकिन अब उसमें बहुत बेहतरी आई है और
कुछ हालात जो है सुहेल अफरीदी के मुख्तलिफ हल्कों के साथ ताल्लुकात के हवाले से वो बेहतर हुए हैं। रेडियो पाकिस्तान हमला केस 9 मई जो वाक़यात हुए थे, तो उसमें सुहेल अफरीदी साहब जो है उसका भी नाम लाया गया, और फिर लाहौर से एक FSL रिपोर्ट आई, उसमें बाकायदा तौर पर सुहेल अफरीदी साहब और तैमूर सलीम झगड़ा, इरफान सलीम और दीगर जो PTI के अरकान हैं उनके नाम शामिल थे कि ये 9 मई को रेडियो पाकिस्तान हमला केस में थे और मुलविस थे। अच्छा, ATC अदालत में ये केस चला, और ये केस उस वक्त जब ये चला तो इससे कबल सुहेल अफरीदी साहब का जो रवैया था वो अनडाउटली हार्श था, लेकिन उसके बाद बेहतरी आई और वो केस जो है वो भी थोड़ा मदम हुआ है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन का एक फैसला जो है वो भी रिजर्व है। तो ये दो चीज़ें ऐसी है कि इसको हम कह सकते हैं कि ये सुहेल अफरीदी साहब के लिए लटकती तलवारों की मानंद है। अब बात करें पार्टी की जानिब से, तो पार्टी में नाराज अरकान है, और वो इसलिए है जब काबीना तश्कील दी जा रही थी तो उसमें बहुत सारे अरकान असम्बली जो है वो नज़रअंदाज हुए, और उसको लेकर नाराज़ी जो PTI मुख्तलिफ अरकान हैं वो नाराज हुए, और वजारतों को लेकर उनकी नाराजगियां जो है वो बढ़ गई। फिर सुहेल अफरीदी साहब को किसी ने ये भी मशवरा दिया कि आप ये काबीना जो है बजट से पहले तश्कील न दे, बल्कि बजट के बाद आप काबीना तश्कील दे। इस तरह आपका बजट जो है वो आसानी से पास हो जाएगा, आपको कोई मुश्किलात जो है वो नहीं होंगे। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ने ऐसा नहीं किया, और उन्होंने बजट से कबल ही काबीना तश्कील दिया, और उसको लेकर PTI में खुलकर इख्तिलाफात जो है वो सामने। अच्छा दानियाल, ये बताएं, जब हम जी दानियाल, हम बहुत बार इस किस्म की ऑब्वियसली खबरें रिपोर्ट करते हैं। अलीमा खान साहिबा जो हैं वो कभी भी वज़ीर आला जो भी अभी तक आए हैं उनकी कारकर्दगी से इसलिए खुश नहीं होती बिकॉज उनको ऑब्वियसली ये लगता है कि उनकी सारी कंसंट्रेशन या मेजर कंसंट्रेशन इस बात पे होनी चाहिए कि खान साहब की रिहाई हो रही है कि नहीं हो रही। क्या ये सेंस है उधर के एक्चुअली वज़ीर आला जो भी आएगा उसका प्राइमरी रोल यही होना चाहिए कि खान साहब की रिहाई हो? ऑब्वियसली अब दूसरे बार भी जो सुहेल अफरीदी भी आके जो बैठे हैं, सबसे पहले उनकी क्वालिफिकेशन में यही बताया जा रहा था कि ये ज़्यादा मौसर होंगे इस काम में, तो इज दैट एक्चुअली अ रिक्वायरमेंट? देखिए जी, अलीमा आपा जो है वो इमरान खान की बहन है, वो अनडाउटेडली एक वज़ीर आला या पूरे सूबे को वो चाहेगी कि पूरा सूबा जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए वो इस्तेमाल हो, इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो। और दूसरी जानिब जो वज़ीर आला होता है वो भी अनडाउटेडली PTI से होता है, वो इस तरह खुलकर अलीमा आपा की उनसे इख्तिलाफ भी नहीं रख सकते, लेकिन उनके लिए वो कोशिश करते हैं। सुहेल अफरीदी की अगर हम बात करें तो सुहेल अफरीदी साहब जब आए तो अगर आपको याद हो तो पहली तकरीर में सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि अब अगर मैं मरूंगा तो इश्क इमरान में मरूंगा। जी बिल्कुल। उनका जो पहला तकरीर आप सुने तो उसमें सुहेल अफरीदी साहब ने एक अपनी तकरीर का बड़ा हिस्सा वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि डू और डाई वाली बात होगी, या तो हम मरेंगे या इमरान खान साहब जो है वो रिहा होंगे। अब वक्तन तो जिस तरह वक्त जो है वो गुजरता गया तो सुहेल अफरीदी साहब उस तरह डिलीवर न कर सके और स्ट्रीट मूवमेंट उन्होंने शुरू की, और स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसमें मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने विजिट्स किए, लेकिन इस तरह कोई बड़ा एहतजाज इमरान खान की रिहाई के लिए आप कह लें कि इस्लामाबाद पे वो चढ़ाई कर ले या अडियाला जेल के सामने जो है वो एक बहुत बड़ी एहतजाज जो है वो मुनक्किद करे, तो उस पर सुहेल अफरीदी साहब जो है वो कामयाब नहीं हुए। अच्छा, इसको लेकर अब PTI के जो कायदीन है वो कहते हैं, असद कैसर साहब खुद आए थे पिछले दिनों, तो मैंने उनसे सवाल किया कि अलीमा खान आपा जो है वो नाराज है, वो कहती है कि बजट भी ना पास करे, आप इमरान खान की रिहाई से वो मशरूत करें। बिल्कुल। और उन्होंने असद कैसर साहब ने कहा कि सुहेल अफरीदी का ये मैंडेट नहीं है, सुहेल अफरीदी जो है वो आईनी जिम्मेदारी निभाएंगे, बजट पास करेंगे। और रिहाई की बात हुई तो महमूद अचकज़ई को हमने ये जिम्मेदारी सौंपी है, वो मुज़ाकरात करेंगे।
अच्छा, महमूद अचकज़ई साहब जो है वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे मुज़ाकरात के लिए ये इख्तियार दिया गया है, लेकिन बाकी पार्टी मामलात जो है वो तो ये खुद देखेंगे, ये तो इनकी पार्टी कायदीन की जिम्मेदारी है, वो देखेंगे। उनको मुज़ाकरात की जिम्मेदारी दी है, वो मुज़ाकरात की हद तक वो देखेंगे। तो ये एक वो आ रहा है, और अब हम देख रहे हैं कि इस तरह कोई बड़ी एहतजाज की कॉल या इमरान खान की रिहाई के लिए कोई मूवमेंट जो है वो नहीं शुरू हो रहा। और अडियाला जेल के लिए भी अलीमा आपा जो है वो उस पर भी नाखुश है। बहुत शुक्रिया आपका दानियाल, थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने बड़ा तफसीली हमें समझाया व्हाट आर द डायनामिक्स लाइक। अच्छा, अभी आगे हमने बढ़ना है और रावलपिंडी में फिल्मी अंदाज में कैदी वैन से फरार होने वालों की तलाश जारी है। ये भी हुआ था, आपको बता दें। फरार मुमकिन बनाने वालों की भी पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि उनको पकड़ ले। पुलिस का भी सख्त इम्तिहान है। ये कैदी पीर की शाम रावलपिंडी की तहसील कहूटा के एक मकाम से फरार हुए थे और पुलिस ज़राए के मुताबिक रूटीन पेशी के बाद कैदियों को वापस अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था। कैदी वैन को चेकिंग के लिए रोका गया था कि एक कैदी ने पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें डाल दी और वहां से फिर फरार हो गया। मतलब यही हमने आप अमेरिकन सीरीज देख लें या अपनी फिल्में देख लें। हाँ, ये तो बड़ा एक है, एक पुराना तरीक़ेकार। शबीर डार हमारे साथ हैं। अच्छा, थोड़ी देर में आएंगे। मैं ये मिर्चों वाला सीन ज़रूर समझना चाहती हूँ कि एक्चुअली ऐसा ही हुआ होगा। और फिर अगर aren't these vans supposed to be really secure और इसमें से निकलना, आपने देखा नहीं है, हमारे इर्द गिर्द होती हैं और होती हैं सिक्योर somehow, मतलब लेकिन जाहिर है कि जब वो चेकिंग कर रहे थे वो इतनी सिक्योर लगती नहीं है। वो जब खोल रहे होंगे तो उस वक्त उसने एहलकार की आंखों में मिर्चें डाली होंगी, और अगर सादा कैदी होंगे तो फिर उसके पास नंबर 1 मिर्चें कहाँ से आई? नंबर 2 एक ही एहलकार था जिसकी आंखों में मिर्चें हैं, बाकी उन्हें अपनी आंखें बंद कर ली। शब्बीर से पूछते हैं उधर क्या हुआ? पे शब्बीर, ये क्या हुआ? ये काफी फिल्मी कहानी है। शबीर, ये बताइएगा, ये 3 कैदी यहाँ से बड़े ख़तरनाक भी बताया जा रहा है। कितने एक्चुअली कैदी फरार हुए? कितने लोग सिक्योरिटी पर मामूर थे इस वैन की? एंड एग्जैक्टली व्हाट रियली हैपेंड? ये मिर्चें काफ़ी फिल्मी सीन है। देखें अब्दुल्ला, अडियाला जेल से रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों कैदियों को मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया जाता है। रावलपिंडी में, गुजर खान में, कलर सईदा में, कहौटा में, मरी में, इस्लामाबाद में, टेक्सला में। तो इन कैदियों को अदालत ले जाने और उनको वापस ले आने के लिए पूरी एक ज़ाब्ता इखलाक पहले से मुरतब है और SOPs हैं। लेकिन जो ये वक़्वा पेश आया है, जो कहौटा से वापसी पर जो 14 कैदी फरार हुए हैं, इसमें बज़ाहिर जो मुकदमे में तफसीलात बताई गई हैं वो बज़ाहिर लगता है कि फैब्रिकेटेड है, क्योंकि ये बताया गया कि कैदियों के पास मिर्चें थी और उन्होंने मिर्चें फेंकी। लेकिन अगर आप देखें तो इस तरह के वक़्वे पहले भी पेश आते रहे। आपको याद होगा गुज़िश्ता साल 25 नवंबर को जो सियालकोट के एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस हिरासत से फरार हुए थे, उनको भी अडियाला जेल से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। अभी तक इस वक़्वे से मुतल्लिक इसकी बैकग्राउंड, ये प्री प्लान्ड था, इसके पीछे क्या मुहरिकात हैं, ये अभी तक तफसीलात सामने नहीं आई है। ताहम हमारी मुख्तलिफ पुलिस अफसरान से बात हुई तो उनका यही कहना है कि ये प्री प्लान्ड ही लगता है सारा मामला, क्योंकि जब आप शबीर कहते हैं प्री प्लान्ड तो क्या मतलब है आपका? ऑब्वियसली अगर मिर्चें रखी हुई थी तो कुछ प्लानिंग तो होगी। व्हाट डू यू मीन बाय प्री प्लान? हाँ, लेकिन क्या मतलब है आपका? जब अदालतों में पेशी के लिए ले जाता है मुल्जिमान को, तो वहाँ पे जिस जगह पे उनको रखा जाता है, बख्शी खाना उसको कहा जाता है, वहाँ पर जितने भी लोग कैदियों से मिलने आते हैं, उनके रिश्तेदार, उनके फैमिली, तो उनका बाकायदा चेकअप होता है। वो जो कोई भी सामान अपने जो कैदी हैं उनको देते हैं, तो उनकी भी बाकायदा चेकिंग होती है। इसी तरह जब ये कैदी वैन वापस आ रही थी तो जिस मकाम पे बताया गया कि इस कैदी वैन को चेकिंग के लिए रोका गया, असल में इसको चेकिंग के लिए रोका ही नहीं गया। वहां पे कोई चेक पोस्ट है ही नहीं। पहले एक चेक पोस्ट होती थी, वो अब खत्म हो चुकी है। वहां पे एक बाजार है, उस बाजार में इस कैदी वैन को रोका गया, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि जब भी इस तरह का ट्रैवल होता है तो कई मकामात पर कैदी वैन रुकती हैं, किसी ने कुछ लेना होता है बाजार से या कोई खरीदारी करनी होती है, तो इसके लेकिन वो भी कानून के खिलाफ ही है। अगर कोई कैदी वैन किसी बाजार में इस तरह रुकती है तो वो उसका भी कोई कानूनी जवाज नहीं है। लेकिन ये जहाँ पे कैदी में रुकी थी और
चूंकि कैदी वैन के 2 दरवाजे होते हैं, एक बाहर का होता है, एक अंदर का होता है। कैदी वैन के अंदर जो डब्बा होता है जिसमें असल कैदी वहां पे उनको बिठाया होता है, तो उस डब्बे के बाहर भी और अंदर भी 2 पुलिस एहलकार तैनात होते हैं। लेकिन ये जो बताया गया है कि अंदर लड़ाई झगड़ा हुआ और उसको देखने के लिए एक पुलिस का एहलकार अंदर गया, तो जब भी कोई पुलिस एहलकार कैदी वैन के अंदर जाता है तो बाहर जो एहलकार ड्यूटी पे होते हैं वो बाहर का दरवाजा लॉक करते हैं ताकि अंदर अगर कोई मसला मिसहैप हो तो उसको जो है सही तरीके से टैकल किया जाए। लेकिन ये बताया गया कि जो ही अंदर लड़ाई झगड़ा हो गया और जो है पुलिस एहलकार अंदर गए, अंदर से मिर्चें फेंकी गई, तो उसके दौरान जो है सारे जो मुल्ज़मान हैं वो फरार हो गए। लेकिन अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और 6 रुकनी एक कमेटी भी बनाई गई है, तहकीकाती कमेटी, जिसकी सरबराही एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी कर रहे हैं। इसी तरह कल भी सीपीओ अच्छा, ये जो कैदी भाग गए, नहीं एक सेकंड, ये जो कैदी भाग गए इनमें से ये किस नौयत के, मतलब बहुत सीरियस जराइम के थे? नंबर 1, इनमें से कोई पकड़ा गया? जी हाँ, जिस तरह इस वक़्वे को एक अनोखा और हैरान कौन वक़्वा पेश किया जा रहा है, ये उतना ही संगीन और उतना ही संजीदा मामला है, क्योंकि इसमें बेशतर कैदी ऐसे हैं जिन पे संगीन मुकदमा दर्ज हैं और एक कैदी के बारे में पता चला है कि उसके ऊपर 40 मुकदमा दर्ज हैं और उसके ऊपर मर्डर के भी मुकदमात हैं, डकैती की भी मुकदमात हैं, इक़दाम कत्ल के मुकदमात। इसी तरह 1-2 और कैदी है वो भी इसी तरह के मुकदमात में जो है नामजद है। लिहाजा ये जितना हैरान कुन है उतना ही ये बड़ा सीरियस मामला है और अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सीपीओ रावलपिंडी ने गुज़श्ता रोज भी एक शबीर, थैंक यू, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। बहुत शुक्रिया। अब इसमें 2 चीजें जल्दी से समझ आ गई हैं कि ये जो भागे हैं और खासतौर पे कत्ल का भी मुकदमा था, किसी ने तो केस किया होगा ना। मैं तो कहती हूँ सारे अपनी खैर मनाएं, क्योंकि उनको भी पता चल जाना चाहिए कि आपका जो कैदी अंदर गया था वॉट एवर जुर्म, वो भाग गया है। मतलब डर वाली बात है ना थोड़ी सी। ये अमने आमा के लिए ये खतरा बन जाते हैं ये लोग सर्टनली। और आपको याद नहीं है वही अगेन रिलेटिंग इट टू द फिल्म में वो जो टीवी पे इश्तिहार चलता था कि खतरनाक कैदी, एक खतरनाक कैदी जो है वो सब लोग मोहतात रहे, एक खतरनाक कैदी जो है वो जेल तोड़कर भाग गया है। स्पेशली दोस्त जिन्होंने उसको अंदर करवाया था, मुझे तो उस वाले पे ज्यादा डर आ रहा है। अच्छा जी, इस पे हम बात करेंगे। अफगानिस्तान में ना तालिबान रजीम की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों की पूरी दुनिया तशवीश का इजहार कर रही है उस पर, और पाकिस्तान की जानिब से तमाम तर सिफारती और बाहमी जो मुज़ाकरात हैं उनकी कोशिशों के बावजूद तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्ती जारी रखे हुए। उनकी इंटेंशन ही और है, या तो उनके हाथ में नहीं है ये इसको कंट्रोल करना, या फिर उनकी इंटेंट नहीं है। इन 2 चीज़ों के अलावा और कोई वजह हो नहीं सकती। 28 जून को रेंजर्स के कैंप पर हमला हुआ, या 30 जून को ड्रोन्स के जरिए बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया कोशिश है। तालिबान रजीम का रवैया बता रहा है कि इन्हें समझाने का ऑप्शन अब ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ना सिर्फ दहशतगर्दों का कराची में हमला नाकाम बनाया, बल्कि बलूचिस्तान में 4 ड्रोन्स को बर वक्त कार्रवाई करते हुए मार गिराया। पाक फौज की जानिब से 2 टोक अंदाज में तालिबान रजीम पर वाज़े कर दिया गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी का सिलसिला जारी रखा तो उन्हें भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। तालिबान रजीम की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती अफगान अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहे हैं, लेकिन उस रजीम को वैसे क्योंकि वो टेरर बेस्ड रजीम है ना, तो अवामी मुश्किलात या अवामी सहूलत से क्या लेना और उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। खैर एनीवे, यही वजह है। आपको बता दें कि अब ऐसी इतलात आ रही हैं कि तालिबान रजीम के ख़िलाफ़ अफ़गान शहरियों में गम गुस्सा जो है वो बढ़ रहा है, और अफ़गानिस्तान के कई सूबों में तालिबान रजीम के जारहाना इक़दाम के ख़िलाफ़ बगावत के आसार जो हैं दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो अब ये ऑनेस्टली मतलब ये ज़रा ज़्यादा तादाद में ये या फिर एक मूवमेंट बनेगी तो शायद कुछ फ़र्क पड़ेगा या नज़र आएगा। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी को रशिया, चाइना, अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपियन यूनियन जैसे आलमी इदारे भी अमन के लिए ख़तरा करार दे चुके हैं, और पाकिस्तान अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार है, बल्कि अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों से निमटना भी हाँ ऑब्वियसली पाकिस्तान तो बिल्कुल अच्छी तरह जानता है। ये समझना पड़ेगा उमा जी कि अमेरिका ईरान मामले से निमटने के बाद अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की नर्सरियों का खात्मा भी हर सूरत यकीनी बनाना होगा, जिसके लिए एक मुकम्मल हिकमत अमली तैयार करना होगी।
इसी पे ज़रा हम बात करते हैं। डॉक्टर सईद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर सिक्योरिटी उमूर हैं। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। ये जो हमने लास्ट बात की है कि व्हाई शुड इट बी सोनली पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डील विद अफगानिस्तान, जबकि ये एक मेहम जो है, ये मेनेस जो है, आई मीन इसकी कंट्रीब्यूशन इसको बनाने में तो बहुत सी दुनिया का हाथ है, इसको इस्तेमाल करने में भी बड़ी दुनिया ने अपना हाथ डाला है। अब इसको अगर बंद करना है, रोकना है, कर्ब करना है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मलबा पाकिस्तान पे क्यों है? हुमा बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग हुमा और अब्दुल्ला। देखिए बात सुने, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ, क्योंकि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान ही इन दहशतगर्द तंजीमों का निशाना नहीं है, बल्कि आप देखें कि चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हो, बरतानिया के स्पेशल मंदूब हो, रूस का दफ्तर खारजा हो, चीन की क़यादत हो, ईरान की क़यादत हो, सब जो है मजमूई तौर पर अफ़गानिस्तान को दोबारा से दहशतगर्दी का एक बड़ा मरकज़ और आलमी अमन सलामती, सिर्फ इलाकाई अमन सलामती के लिए ख़तरा नहीं गर्दानते। बल्कि मैं सिर्फ आपसे शेयर करता चलूँ कि ये जो फैक्शन था TTP का, जिसने कराची में रेंजर्स पे हमला करने की कोशिश की थी, ये बुनियादी तौर पे ये सैंक्शनड है अक़वाम मुत्तहिदा से भी, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से भी, क्योंकि इसके रवासिम गहरे रवासिम जो हैं वो अलकायदा और दाइश से भी मिलते हैं, और ये सेक्टेरियन वायलेंस में भी मुलविस पाए गए हैं। और आप जानते हैं कि मुहर्रम के महीने में इस तरह की कार्रवाई साबित करती है कि ये इनके मकासद क्या हैं। लेकिन आपने देखा कि जो दहशतगर्द तंजीमें अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, यूँ लगता है कि इसराइल और भारत दोनों यूँ चाहते हैं कि इस खित्ते को गैर मुस्तहकम करने के लिए उनकी पुष्पनाही करें। लेकिन इसमें खुशाइंद बात यह है कि अब जिस तरह आपने भी कहा कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान और इसकी सरजमीन दोबारा से एक आलमी अमन सलामती के लिए ख़तरा बनती जा रही है, और इस कंसर्न को पूरी दुनिया और आलमी बरादरी शेयर करती है। और दूसरा पहलू जो बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट है, जिसका आपने भी हवाला दिया हुमा, वो ये है कि अब अफगानिस्तान के अंदर भी बहुत सी ऐसी आवाज़ें और क़ुव्वतें सर उठा रही हैं जो कि समाजी इंसाफ की तो ख्वाहां हैं, लेकिन अब वो समझती हैं कि शायद अफगान तालिबान के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद भी की जाए। और इस हवाले से मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि जो बदख्शां के तालिबान के कमांडर हैं, उनको ज़ेर तहवील लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ख़तरा ये पैदा हो रहा है कि बदख्शां के अंदर, तालिबान के अंदर भी कई फैक्शंस और कमांडर जो हैं वो तालिबान की पॉलिसियों और अहकामात को मानने से इनकारी हैं। अच्छा, अब तालिबान के अंदर भी कई फैक्शंस हैं जो तालिबान के अहकामात को मानने से इनकारी हैं, फिर इनको ज़ाहिर है ये पूरे अफ़गानिस्तान पर तो काबिज़ या हुक्मरान हाकिम नहीं है, बहुत सारी अदर भी तंजीमें हैं जिनसे इनको ख़तरा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो भी मुसल्लह तंजीमें हैं। ये एक ऐसा मैस है जो जितना नज़र आता है कॉम्प्लिकेटेड, उससे कहीं ज़्यादा इसमें गहराई है और उससे ज़्यादा कहीं उलझने हैं। हम यहाँ पर क्या करें? क्या अब जो हमने कोर्स ऑफ एक्शन अपनाया है कि हम जाकर टारगेटेड कार्रवाइयाँ करेंगे, आपको लगता है कि ये सिलसिला जारी रहेगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि ये दे आर नॉट द पीपल ऑफ रीज़न एंड लॉजिक। इसका सलूशन या एंड गेम आपको क्या नज़र आता है? बात तो किसी से होना जब कोई समझ, जिससे हमें उम्मीद हो कि हाँ ये समझने की सलाहियत रखते हैं, यहाँ तो नहीं लगता हमें। जी अब्दुल्ला, बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, ये पेचीदा मामला है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि बिलाखिर पाकिस्तान की जो हिकमत अमली अफगानिस्तान के हवाले से है, उसमें एक लॉन्ग ओवरड्यू कोर्स करेक्शन भी आई है और एक फैसला कुन और जामिया अप्रोच भी आपको नज़र आ रही है। लेकिन सिफारती सतह पे भी हमने, अब अगस्त में तकरीबन 5 साल हो जाएंगे अफगान तालिबान को बरसरे इख्तियार आए हुए, तो हमने कोई कोशिश जो है वो रायगा नहीं जाने दी हाईएस्ट लेवल पे कि इनको कायल किया जाए कि जनाब आप एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे अपने मामलात हल करें, आलमी बरादरी के और कानून का एहतराम करें, अपने मसाइल अपने 4 करोड़ अफगान अवाम के हल करने की कोशिश करें। लेकिन यूँ लगता है कि उन्होंने अफगान तालिबान ने अपने आप को ये सोचा है कि हमें बदस्तूर भारत की एक प्रॉक्सी बन के एक मुसल्लह जत्थे के तौर पे ही ऑपरेट करना है, और उनकी कोई तवज्जो अपने अवाम की फलाह बहबूद की जानिब नहीं है। तो हमने एक जानिब तो ये फैसला किया कि जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ अफगान सरजमीन से होगी, हम अपने इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल करते हुए जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं समझता हूँ
कि आपने देखा कि 10 जुलाई को एक डेडलाइन पाकिस्तान ने दे दी है कि तमाम जो इलीगल अफगान हैं वो वापस अपने मुल्क चले जाएं, ताकि उनके ज़रिए से भी जो सहूलतकारी और स्मगलिंग और फैसिलिटेशन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की हो रही है, उनका एक सपोर्ट सिस्टम और इकोसिस्टम जो है वो भी ख़त्म किया जा सके। और तीसरा पहलू मैं समझता हूं कि सिफारती सतह पे हम मल्टीलैटरल फोरम्स पे रीजनल ममालिक से, आलमी बरादरी से भी उनका ताउन और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ और पॉलिसी है उसकी सताइश और सपोर्ट भी आप देखें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। अभी बरतानिया के जो खुसूसी मंदूब हैं उन्होंने भी पाकिस्तान की तशवीश की सपोर्ट की है। ताजिकिस्तान ने CSTO एक जो सिक्योरिटी की तंजीम है सेंट्रल एशिया के कंट्रीज की, वो भी अपने बॉर्डर फेंसिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी खतरा है अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का। ETIM से खतरा चीन को है, दाइश से खतरा ईरान और रूस को है, अलकायदा से खतरा अमेरिका और मगरबी ममालिक को है, TTP और BLA से खतरा पाकिस्तान को है। तो इन्होंने तो पूरी दुनिया के दहशतगर्दों को जमा किया हुआ है और यूं लगता है उनकी सरपरस्ती करना बजाय अपने अवाम के मसाइल हल करना। बेशक ऐसा ही लग रहा है। This is you know their export as well. Exact. ये पैसे भी उसी से कमाते हैं। एक्सपोर्ट भी उनकी है और वो एक्सपर्ट भी इसके हैं, बिकॉज दे हैव बीन डूइंग इट फॉर डेकेड्स बिफोर दिस एज वेल। डॉक्टर साहब ये बताएं, अभी जो बगावत की बात हुई है, एक तो आपने कहा कि विद इन तालिबान भी कुछ फैक्शंस ऐसे हैं जो कि रेबेल कर रहे हैं। नंबर वन, वो रेबेल कर रहे हैं फॉर व्हाट? बिकॉज दे वांट टू रन द शो, या फिर वो एक्चुअली कोई बेहतरी की तरफ प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं? और बगावत की जो बात हो रही है, जब बगावत का जिक्र होता है तो वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल्स रेवोल्यूशन। क्या वहाँ इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत या फिर इतना विजन भी है कि आवाम खड़ी हो सके अपनी हुकूमत के अगेंस्ट? मतलब इस किस्म का सिनेरियो हम कोई इमेजिन कर सकते हैं? या आवाम के भी खड़े होने के लिए उसको कोई पॉलिटिकल मूवमेंट चाहिए होती है, कुछ तो उनको भी बैकिंग चाहिए होगी। जी। सो कोई ऑल्टरनेट लीडरशिप तो है नहीं। देखिए, पहली बात ये है कि जो अफगानिस्तान की सोसाइटी है ना, वो आप देखें बहुत मुतनव्वे सोसाइटी है। उसमें उज़्बक भी हैं, ताजिक भी हैं, उसमें हज़ारा भी हैं, उसमें पश्तून भी हैं, और उनके मकातिब फ़िक्र और नज़रियात और अंदाज़े फ़िक्र और ज़िंदगी में भी काफ़ी तनव्वुर पाया जाता है। तो तारीख़ी तौर पे भी किसी एक एथनिक और आइडियोलॉजिकल ग्रुप ने मुकम्मल सॉवरेंटी और स्टेबिलिटी बहुत कम अरसे तक अफगानिस्तान की तारीख़ में इंजॉय की है। पहली बात तो ये है। तो इसलिए ये तवक्को करना अफगान तालिबान की जानिब से कि वो लेजिटिमेसी, सॉवरेंटी और स्टेबिलिटी अचीव कर लेंगे, और ख़ास तौर पे वो तो ये चाहते भी नहीं है और ना वो उसकी तरह बिहेव करें, तो इसके इम्कानात बिल्कुल नहीं है। देखें, 3 एतबार से उनकी अंदाज़े हुक्मरानी और गवर्नेंस की मुखालफत हो रही है। समाजी सतह पे तो 4 करोड़ अफगान अवाम विक्टिम हैं उनकी बैड गवर्नेंस के, उनके निगलेक्ट के। आधी आबादी जो उनकी खवातीन की है वो तालीम, रोजगार, कारोबार और जिंदगी को बेहतर बनाने के मौके से महरूम है। लेकिन साथ ही साथ कुछ सियासी आवाज़ें शुमाली इलाकों में, अब्दुल्ला जो बड़े शुमाल के इलाके के मशहूर कमांडर रहे हैं, उनके साहबजादे हैं, और भी कई लोग हैं जो सियासी अंदाज में भी एक मुतबादिल सोच को परवान चढ़ा रहे हैं। लेकिन ज़्यादा जो अभी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है कि खुद तालिबान के अंदर कई ऐसे कमांडर्स हैं मुख्तलिफ सूबों के, जिस तरह के मैंने बदख्शां का जिक्र किया, जो कि एक आर्म्ड रेजिस्टेंस या एक अलम बगावत और उनकी पॉलिसी को डायरेक्टली चैलेंज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो आपको समाजी, सियासी और तस्वीराती तीनों एतबार से बतदरीज अफगान तालिबान की हुकूमत के खिलाफ मुखालफत बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ये ट्रेंड में देखता हूं कि आने वाले दिनों में मजीद तक़वियत पकड़ेगा। आपको लगता है कि ये तक़वियत पकड़ेगा और इसका कोई दूरस असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है? एंड एट द सेम टाइम अगर हम अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात करें, ठीक है हम टारगेटेड कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन हम दोहा को इंगेज कर सकते हैं जिसकी मदद से सारा मुआहदा हुआ था। हम सऊदी अरेबिया को इंगेज कर सकते हैं, जो हमने पहले भी कोशिश की है। हमने तुर्कियों के भी इंगेज करके देख लिया। अब हम अमेरिका से भी प्रेशर डलवा सकते हैं कि हम डिप्लोमेटिकली क्या करें, कि हम टारगेटेड कार्रवाइयाँ तो कर रहे हैं, लेकिन इनको डिप्लोमेटिकली कर्व करने के लिए या मैनेज करने के लिए या हैंडल करने के लिए या क्या कोई रीज़न और लॉजिक की बात समझाने के लिए कोई कोशिश कर सकते हैं? आपको लगता है दुनिया में कोई मुल्क ऐसा है जो जिनकी ये बात सुनेंगे या जिनकी बात सुनने से माइल हो सकेंगे? क्योंकि काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी कोशिश कर ली है। कितने राउंड ऑफ टॉक्स तो नाकाम हुए।
अब्दुल्ला देखिए दो बातें, पहली बात ये है कि हमने जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वी हैव नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड, बायलैटरली भी 5 साल से और रीजनली भी दोहा के जरिए से, तुर्की की मदद से, सऊदी अरब की मुशावरत से, चीन के वजीर खारजा ने खुद काबुल का दौरा किया, रूस, अमेरिका, इन तमाम, और फिर मल्टीलैटरल फोरम्स, OIC हो जाए, अक़वाम मुत्तहिदा हो जाए, उन सब के जरिए से हम कोशिश अभी भी कर रहे हैं। लेकिन देखें इनकी सोच और मिजाज ये है कि अफसोस होता है कहते हुए कि आज से कुछ 30-35 साल पहले इन्होंने तो खाने काबा में बैठ के मुआहिदा किया था, उसका उन्होंने पास नहीं रखा। तो आलमी कानून और इखलाकियात की पासदारी की आप इनसे हकीकत पसंदाना अंदाज में क्या तवक्को करते हैं? बहरहाल हमें जो है दबाव भी बरकरार रखना है, इनको आइसोलेट भी करना है, जो इलीगल अफगान है उनको अपने मुल्क वापस भी भेजना है और जवाबी कार्रवाई भी करनी है। तो मैं समझता हूँ ये तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पॉलिसी एंड पावर हैं उनको बैक वक्त एक हमागीर और फैसला कुन। अच्छा, हमें फिर जहाँ इलीगल अफगान की बात आती है तो खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है हुकूमत का भी और वहाँ पे जो अवामी नुमाइंदे हैं उनका भी एतराज़ भी सामने आता है कि जी वी शुड बी मोर काइंड, वी हैव बीन रियली काइंड एंड वी हैव बीन काइंड फॉर डेकेड्स, हाउ मच मोर काइंड आर वी, एंड बट वो कहते हैं जी हमारे तो रवाबित हैं और हमारे तो ख़ानदानी रिश्ते हैं और बाज़ ख़ानदान बॉर्डर के इस तरफ हैं, बाज़ ख़ानदान आधे उस तरफ हैं। सो हाउ डू वी डील विद दिस? क्योंकि जब तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो भी बयानात दे लें, वैसे वो कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन में हैं और वो कोऑपरेशन कर भी रहे हैं, जब तक उनकी भरपूर और मुकम्मल सपोर्ट हमें नहीं मिलेगी, आपको लगता है कि ये अमल हम मुकम्मल कर सकेंगे? बहुत अहम सवाल किया अब्दुल्ला आपने। देखें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा जो सूबा मुतासिर हुआ है वो खुद खैबर पख्तूनख्वा है। सबसे ज़्यादा शहादतें जो हमारे सिविलियंस ने, हमारे पुलिस के अफसरान और जवानों ने और फौज के जवानों ने जो दी हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, वो आपको खैबर पख्तूनख्वा के हमारे गयूर बाशऊर भाइयों और बहनों ने दी हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत वहाँ के अवामी नुमाइंदों की इस इदराक और एहसास की है कि अपने बाज़ारों को, अपने लोगों को, अपने जो दरसगाहें हैं, अपने माहौल और गली बाज़ारों को दहशतगर्दी से बचाना सबसे इम्पोर्टेंट उनकी जिम्मेदारी भी है और कौमी सलामती का एक तकाजा भी है। तो इसमें मैं तवक्को करता हूँ कि वो जो रियासती इदारे हैं, मरकजी हुकूमत है, उनके साथ ताउन को एक जिम्मेदाराना, हमजहत और बरवक्त अंदाज में आगे बढ़ाएं ताकि खुद उनके अवाम, उनके वोटर और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं वो दहशतगर्दी से महफूज भी हों और तरक्की और खुशहाली के सफ़र में उसी तरह आगे बढ़ें जिस तरह पाकिस्तान के दीगर सूबे के लोग बढ़ रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कोई फेवर नहीं है, बल्कि और ये कोई इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर मैं समझता हूँ कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हम गवर्नेंस के मामले पे, सियासी मामलात पे, पॉलिसी पे एक डिबेट और डिफरेंसेस पाए जाते हैं जो कि जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन कौमी सलामती और इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर मैं समझता हूँ कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। ये अबव बोर्ड बात है और इसमें हमें तमाम इदारों, तमाम मकातब फिक्र और तमाम सियासी जमातों को मिलकर प्रिंसिपल डॉक्टर साहब, इन प्रिंसिपल एब्सोल्युटली ऐसा ही होना चाहिए, बट वी हैव सीन थिंग्स गोइंग अ वेरी हियर इन पाकिस्तान एज वेल। बहुत शुक्रिया आपका टाइम आपने हमें दिया है और अभी हम जरा आपको ये भी बता दें, मूव एंड चेंज हमारी विज़ावी अफगानिस्तान, बिकॉज ये भी वही चीज़ है जो ड्रैग हुई चली जा रही है फॉरएवर। प्रीटी मच हैव। हाँ, आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। हमने सोचा वैसे हम बता दें आपको, ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम पहले ही वेस्ट इंडीज वुमेन को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना चुकी है। सो ऑस्ट्रेलिया इज ऑलरेडी इन द फाइनल्स। ऑस्ट्रेलिया ने तो फाइनल में इसलिए भी होना है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कुछ 5 बार तो शायद 4-5 बार तो जीत चुके हैं। देयर ऑलवेज। इतवार को होगा इस इवेंट का फाइनल जो जियो सुपर और डिजिटल ऐप है माइको, उस पर आप लाइव देख सकेंगे। चलिए ठीक है, आप देख लेना। अच्छा जी, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का एक और मतलब दौर तो हो ही रहा है। चले डायरेक्ट ना सही वैसे, क्योंकि मैं इसीलिए सोची थी डायरेक्ट नहीं हुआ, इनडायरेक्ट हुआ है इस बार। बातचीत का सिलसिला तो जारी है ना, एटलीस्ट वी कैन से दैट, और ये पूरी दुनिया के लिए एक खुशाइन बात है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान भी हौसला अफजा है कि ईरान के साथ मामला जो हैं वो खुश असलूबी से आगे बढ़ रहे हैं, ये उनका कहना था। और खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जो हैं वो जारी हैं और स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है और तेल की कीमतों में कमी आ रही है, ये सब कुछ हो रहा है। सो बेसिकली दीज आर इंडिकेटर्स दैट थिंग्स आर परहैप्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी की क़यादत में ईरान का वफ़द कतर में मौजूद है और ईरानी वफ़द ने कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। काज़िम गरीबाबादी का कहना है कि बातचीत का महवर जो है वो इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त यानी इस्लामाबाद MOU जो है उस पर अमल दरामद था। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोहा में पाकिस्तान, ईरान और कतर का सैफरीकी इजलास हुआ और अमरीका और ईरान के दरमियान अबूरी मुआहदे के नफाज का जायज़ा जो है वो लिया गया। और इस तमाम तर सूरत हाल में एक ख़तरा बदस्तूर मौजूद है और वो है इज़राइल। ईरान की जानिब से, आपको पता है ईरान इज़राइल की जानिब से जो धमकियों का सिलसिला जारी है वो ईरान इस पर बड़ा सख्त बरहम है। right. और इज़राइली वज़ीर दिफा की जानिब से ईरान पर तीसरे हमले की धमकी के बयान पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इज़राइल को ख़बरदार करते हुए कहा है कि ईरानी क़यादत के आवाम के ख़िलाफ़ किसी भी धमकी और जहरियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के निकात बिल्कुल वाज़ेह और सबके सामने है, लेकिन मुझे लगता है कि इज़राइल एक और भौली कोशिश करेगा इसको सबोताश करने की। सो वो करता ही रहा है और कर रहा है अभी भी एज वी स्पीक, और एक और भरपूर कोशिश शायद करें। अमरीकी सदर ने तेल अवीव में अपने जो अपने जो मिनियंस होते हैं ना, हाँ मिनियंस कहते हैं, ये बेहतर है, को काबू में रखने का वादा किया है। अगर इज़राइल ने अपने मालिक की बात ना मानी तो ईरान से उसे सबक सिखाएगा, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। ईरानी मुज़ाकरातकार बज़ाहिर मामलात को बड़े अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बातें बदस्तूर हो रही हैं कि ईरान के अपने पावर कॉरिडोर में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के मामले में राय तकसीम है। इसका हमने मुज़ाहिरा देखा, IRGC और उनकी जो सियासी क़यादत है उसके दरमियान इख्तिलाफ है, जो सख्त कीर उनके लोग हैं। अच्छा, इन बातों को भी ना अब्दुल्ला हवा तब मिली, उस वक्त मिली जब ईरान के सरकारी टीवी ने पार्लियामेंट स्पीकर और चीफ मुज़ाकरात का जो है वो बाकिर कालिबाफ का इंटरव्यू अचानक रोक दिया। मतलब दैट्स अ वेरी मेजर थिंग। और दरअसल बाकिर कालिबाफ मुज़ाकरात की मुखालफत करने वाले ईरानी हलकों के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे और ईरानी टीवी का मौक़िफ़ है कि इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा आज रात नशर किया जाएगा, विच इज़ स्ट्रेंज ना, which is not true। मतलब कर दिया जाएगा आज नशर, मेरा ख्याल है एडिट करके, लेकिन कहने का मतलब है कि इन द मिडल ऑफ द इंटरव्यू अगर आप वो स्पीकर ऑफिस की तरफ से भरपूर एहतजाज भी किया गया और उन्होंने फिर इसकी पूरी वजाहत की और इस पर बयान दिया है। ईरानी क़यादत को बहरहाल ये देखना है कि इस वक्त मुज़ाकरात की इमेज ईरान की इस पोजीशन को मजबूती कर रही है जो मौजूदा है, और ईरान के पास अमन, खुशहाली और आलमी मईशत से वाबस्ता होने का ये नादिर मौका है। बेसिकली द बोन ऑफ कंटेंशन इज़ कि IRGC ये कहते हैं कि हम तो एक सॉर्ट ऑफ फीस लेंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से, और हम ओमान इसी वजह से जो अमेरिका ने ओमान की तरफ से जो रास्ता बनाने की कोशिश की थी वहाँ पे भी उन्होंने हमला किया कि वो अपनी गिरफ्त नहीं कमज़ोर करना चाहते हैं। जबकि जो मुज़ाकरातकार हैं, जो इनकी सियासी क़यादत, उनका ये मौक़िफ़ है कि भाई जो हमारे फ्रोज़न एसेट्स हैं उनको हम पहले अनफ्रीज़ कराएं। कतर में भी हमारे जो फ्रोजन एसेट्स हैं उस डील को आप सबोताज कर रहे हैं इस तरह की बातें करने से, और मे बी यू नो एट लेटर स्टेज टॉक अबाउट दिस, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशंस भी हैं। भाई ये बात रियलाइज़ करने वाली बात है कि इस वक्त ईरान जिस पोजीशन में है वो बहुत दहाइयों से इस पोजीशन में आया नहीं है जहां वो बहुत कुछ मनवा सकता है, तो उसको यूज़ करना चाहिए, ना सिर्फ कि आप अपने पुराने ग्रीवेंसेस जो हैं वो मजीद निकाल के रख दें। यूटिलाइज दिस मोमेंट एंड गेट बैक इनटू द सिस्टम, तो ये होना चाहिए। बट ऑफ कोर्स देयर आर नेसेयर्स ओवर देयर एज वेल जो कहते हैं कि हम बात ही नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं, डॉक्टर मलिहा लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। सो ईरान के अंदर भी एक तकसीम हमें नज़र आ रही है, हालांकि पूरी दुनिया का मानना है कि ईरान ने जो मुआहदा किया है उसमें सर्टनली क्लियर कट ईरान की साइड का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। फेवर जो है वो ईरान को ही करिए। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने हुर्मुज़ में कुछ वाक़यात के बावजूद किसी ना किसी सूरत अमेरिका और ईरान की बातचीत का सिलसिला जो है वो अब भी जारी है, विच इज़ ग्रेट। क्या अपना हुर्मुज़ पर जहाज़ों की आमदोरफ्त जो है वो रूटीन बनाए बगैर, क्योंकि अभी वो रूटीन सेट नहीं हुई, इन मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीद रखी जा सकती है आपके ख्याल में? ये मुज़ाकरात जो फिर से शुरू हुए हैं दोहा में, ये तो इसी इशू पे तो है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि ईरान के कंट्रोल में है,
और जो अमेरिका के अपने उस पर तरजीहात हैं, तो इस इशू को कैसे रिजॉल्व करना है, ज़ाहिर है ये सबसे अहम आइटम है उस एजेंडा पे जो कि अब मुज़ाकरात का सब्जेक्ट है दोहा में। लेकिन एक चीज़ जो हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए वो ये है कि लगता ही है कि ये जो प्रोसेस है, चाहे वो टेक्निकल टॉक्स हों, चाहे वो पीस टॉक्स हों, आप जो भी उसको नाम दे दें, वो इसी तरह से ही चलेगा। वो होगा स्टॉप गो, ऑन ऑफ, इसलिए कि दोनों साइड से जो कुछ मुतालबात हैं वो ज़ाहिर है अभी तक दूसरी साइड को मंजूर नहीं है, तो इसीलिए स्टेटमेंट्स भी जारी करते रहेंगे दोनों साइड्स और मामला इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन दोनों के मुफाद में ये है कि मुज़ाकरात जो है वो सक्सीड करें और जंग पे कोई इस किस्म की चीज़ वापसी ना हो, यानी कि नो रिन्यूअल ऑफ द वॉर। तो अगर हम देखें कि दोहा में अब तक क्या हुआ है, वहाँ पर टेक्निकल टॉक्स रिज्यूम हो चुके हैं, वहाँ पर उनके बारे में बल्कि सदर ट्रंप का जो लेटेस्ट बयान है वो एक है पॉजिटिव बयान है कि जी पेशरफ्त हो रही है। ईरान की तरफ से भी लगता है कि वो सो फार सेटिस्फाइड है, बल्कि एक ईरानियन स्टेटमेंट के मुताबिक शायद ईरानियन एसेट्स अनफ्रीज़ करने का भी कोई एग्रीमेंट हुई है या होने वाली है। तो ऑल इन ऑल मेरा ख्याल है मामलात जो हैं ये वो इसी तरह ही चलेंगे, लेकिन जाहिर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पे कोई ना कोई एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। अच्छा, अब ज़ाहिर है इन मामलात में, इन मुज़ाकरात में जो एक बड़ी रुकावट है वो है इज़राइल की लबनान में जारियत। अमेरिका कह तो रहा है कि इस मामले में इज़राइल को एहतियात करनी चाहिए, लेकिन इज़राइल का रवैया नहीं बदल रहा। वो मुसलसल धमकियाँ लगा रहे हैं, ईरान रिस्पॉन्ड भी कर रहा है इन धमकियों को। सो ये कैसे मुमकिन है कि अमेरिकी हिमायत के बगैर इज़राइल ये जंग जारी रखे हुए है, एज़ वी स्पीक जारी रखे हुए है, दौरे कर रहे हैं वहाँ पे अगले मोर्चों के? वो बहुत अहम सवाल है और मैं समझती हूँ कि अमेरिका अगर इज़राइल को नहीं रोक सकता तो इसका मतलब ये कि अमेरिका अपने मुफाद को सेटबैक कर रहा है, इसलिए कि अमेरिका के तो इंटरेस्ट में है कि जो टॉक्स हैं, जो मुज़ाकरात हैं ईरान के साथ, वो कामयाब हों। तो अगर इज़राइल एक ऑब्स्टिकल और रुकावट बनता है तो जाहिर है फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी तो अमेरिका पे है कि वो उसको लगाम दे, उसको रोके। लेकिन एक और जो बहुत बड़ा ख़तरा नज़र आ रहा है अगले चंद दिनों में, जैसे कि आपको मालूम है उनके सुप्रीम लीडर जिनको शहीद किया था अमेरिका और इज़राइल ने, उनकी फ्यूनरल का एहतमाम हो रहा है जिसमें कि दुनिया भर से लोग आएंगे और बहुत ही बड़ा इज्तिमा होगा ये, probably unprecedented in the history of Iran। अब एक ख़तरा ये है और बल्कि एक धमकी भी सुनी गई है इज़राइल से कि वो एक ऐसे मजमे को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का कुछ होता है, कोई अटैक होता है, कोई इंसिडेंट होता है जिससे कि ये जो फ्यूनरल है जो कि ज़ाहिर है बहुत सेक्रेड है, वो उस पर अगर कुछ इस तरह का अटैक होता है तो जाहिर है मैं तो समझती हूँ कि वो डील ब्रेकर होगा, बिकॉज उस पर तो फिर ईरान को भी रिएक्ट करना पड़ेगा और अगर ईरान रिएक्ट करता है फिर अमेरिका की फिर कोई रिप्राइजल आएगी उसके लिए। तो ये बहुत ही हमें मेरा ख्याल है एक तरफ से एक ट्रैक जो नेगोशिएशंस का है वो चल भी रहा है और दूसरी तरफ से ये ख़तरा बढ़ भी रहा है कि इज़राइल कुछ ऐसी चीज़ करेगा जिससे कि सारा जो मुज़ाकराती प्रोसेस है उसको डिरेल कर देगा। वंडर के स्टार्ट भी कैसे हुआ है कंसिडरिंग कि दिस इज़ व्हाट इज़राइल ऑलवेज वांट्स, कि तो बात आगे बढ़े ही ना। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहिबा कि हम ये बात तो करते रहते हैं कि ट्रंप साहब जो हैं सुबह किसी और लहजे में बात करते हैं और शाम में किसी और लहजे में, मतलब उनका ये हॉट एंड कोल्ड चलता रहता है। लेकिन ऐसा तो अब हम ईरान की साइड से भी देखने को ये मिल रहा है, तो वहाँ इस मामले पर सब ग्रुप एक पेज पे नहीं है, जो कि तासुर दिया जाता है दे आर ऑल यूनाइटेड बट नॉट सो। तो ये कितना ज़रूरी है कि ईरान की जानिब से सफारती सतह पर जो भी पैगाम जाए उससे मुल्क के हर तबके की हिमायत हासिल हो? मेरा नहीं ख्याल कि ईरान के पैगामात में कोई तजाद है। उनके जो पैगाम हैं, स्टेटमेंट्स हैं, बड़े क्लियर कट हैं। लेकिन जहाँ क्लियर कट नहीं है वो जैसे कि आपने कहा वो ट्रंप के स्टेटमेंट्स हैं
कॉन्ट्रडिक्टरी, और जैसे आपने भी कहा कि सुबह कुछ शाम को कुछ, जानबूझ के करता है ये सदर ट्रंप इस तरह से। उसका ख्याल है कि ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड कीप्स द एडवर्सरी और द नेगोशिएटिंग पार्ट ऑफ बैलेंस। ये उनको ऑफ बैलेंस करने की टैक्टिक है। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है उनकी तो जो डिमांड्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, बड़ी क्लियर हैं, और अब तक तो उनके टर्म्स पे चल रही हैं ये मुज़ाकरात। इन मुज़ाकरात का पेस और कंटेंट और एजेंडा जो है वो लगता है कि ईरान इज कॉलिंग द शॉट्स। शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। अभी हम आगे बढ़ेंगे और UAE में क्या हो रहा है। मुसाफिर ट्रेन सर्विस का आगाज़ हो गया है और ये अभी तो प्रैक्टिस रन ही चल रहे हैं फुजैरा से अबू धाबी, basically between the cities. Look at this train. Beautiful. Looks out of it looks like that bullet train from Japan, वो जो नहीं होती। तो ज़्यादा से ज़्यादा जी रफ्तार जो होगी ना इसकी, वो होगी 200 किलोमीटर फी घंटा। वाओ, वैसे इससे ज़्यादा भी हो सकती है। सफ़र सिर्फ 105 मिनट में तय होगा। फुजैरा एंड अबू धाबी है, दुबई से अबू धाबी नहीं है अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, हो जाएगा सब कुछ, आगे चलें। टिकट की कम से कम इब्तिदाई कीमत है 55 दिरहम से शुरू हो रहा है। सर्विस 30 सितंबर से अबू धाबी, दुबई और क्या है, ये क्या फुजैरा से पहले क्या लिखा हुआ है? फुजैरा से अलैन लिखना चाहिए था, ये अज़ैद कोई इलाका है? इलाका तो होगा, शहर नहीं है। अच्छा, और फुजैरा तक फैलाई जाएगी। सालाना 1 करोड़ मुसाफिरों की तौसीह है। सो 30 सितंबर से आई बिलीव ये शुरू हो जाएगी। एंड देखो ये ट्रेन उधर क्यों जा रही है, मुंह तो इसका इधर है, इसको इधर नहीं आना चाहिए था। दोनों तरफ है डबल हेडेड ये ट्रेन। Stop it, you just made that up. No. Have you seen a snake which has 2 heads? On each side. On each side. Did you just make that up? No, I've seen it. ये आपका बेटा आजकल आपको बहुत एजुकेट कर रहा है, क्योंकि अभी आप वो बटरफ्लाई और मौत की बात भी कर रहे थे सुबह। मैं आपको बता रहा हूँ ये I've seen a snake in Lahore. No, I know the double-headed snake, but not on opposite end. Abdullah. अच्छा, I'm confused. Oh my God! You know what he said? Okay, let me tell you. He thinks कि एक snake है जिसका इधर भी सर है और उधर भी नहीं, वो double-headed होता है। एक साइड पे दुम ही है, 2 सर। ब्रेक ले लो, मैं तो कहती हूँ ब्रेक ले लो, लोगों को पता चल जाएगा। आपने 2 सांप देखे होंगे, एक का मुंह उधर और एक का इधर। लाहौर चिड़ियाघर में एक सांप घर होता था जिसका नाम ही सांप घर था। कराची में भी है मेरा सांप घर, हर जगह होता है सांप घर। सो उसमें इस किस्म के सांप होते थे बड़े नायाब। सो यू आर राइट, एक था जिसमें डबल हेडेड होता था। डबल हेडेड इज समथिंग एल्स, प्लीज टेल। आपका मतलब ये था, इज दैट अ जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर वो बस होती है? जैसे साइमीज ट्विंस वगैरह भी तो होते हैं ना, मतलब ह्यूमन बेबीज में तो ऐसी चीजें हो ही जाती हैं, तो कोई जेनेटिक म्यूटेशन तो होती होगी बीच में। बट व्हाट यू सेड अर्लियर इज सो रॉन्ग। प्लीज ना माना करें जो अब्दुल्ला का है। ट्रेन्स जिसमें इधर भी सर था ट्रेन का और दूसरी तरफ भी सर, इधर भी सर था और इधर भी सर था, बेसिकली उधर नहीं था। पता है हम मुझसे ना आई कैन नॉट टॉक, मुझे थोड़ा सा हजम करना पड़ेगा कि आपने क्या कह दिया है अब्दुल्ला। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड 32 में इंग्लैंड, अमेरिका और बेल्जियम ने कामयाबी हासिल करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सो हमने आपको बता दिया किस किसने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इंग्लैंड ने कॉन्गो के खिलाफ सख्त मुकाबले के बाद कॉन्गो? DR डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ना नहीं ऑफ द कॉन्गो, हाँ मुझे नहीं पता, आगे चलें। 2-1 से फतह हासिल की है। मैच के 7वें मिनट में ही कॉन्गो ने 1 गोल की बढ़तरी हासिल की थी, जो 74वें मिनट तक कायम रही और एक मौके पर महसूस हो रहा था कि शायद एक और इतना बड़ा अपसेट हो सकता है। लेकिन फिर 75वें मिनट में कप्तान हैरी केन ने एक शानदार खूबसूरत हेडर से गोल किया। अच्छा, ये जो था ना, हाँ ये देखने वाला। You have to watch this beautiful goal. अच्छा, ये तो हेडर पे गोल था और ये अच्छा पहला गोल था एक्चुअली ये। So now we will show you. How cool is that? It's not bad. It's cool. No, but you have to see the other one. The next one is the one that will be talked about. Bellingham in behind. Jude Bellingham. Gordon picks up on it now for England. Mutasami getting a toe in. Harry Kane. Wow. सो फिर 85वें मिनट में इन्होंने मैच बराबर किया और फिर 86वें मिनट में एक और शानदार गोल करके फैसला कौन ये गोल था और बढ़तरी दिला दी। और जबकि राउंड ऑफ 32 में बेल्जियम ने सेनेगाल को सनसनीखेज और एक्शन से भरपूर मैच में 3-2 से हरा दिया और खेल के खात्मे से 5 मिनट पहले तक जी दोबारा सॉरी बट पता क्या है, ही वाज़न्ट इवन लुकिंग, ये नोटिस करने वाली बात है। एंड ही जस्ट न्यू एक्यूरेसी देखिए, वो उधर देख रहा है और उस यही तो कमाल है। हाँ, इसी
और ये टैलेंट है जब फुटबॉलर्स की बात होती है। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हाँ, खासा ज़ाहिर है कम प्रेशर तो नहीं था। सो बेल्जियम की टीम इजाफी वक्त खत्म होने पर फातेह बनकर निकली, जबकि ये हमने बेल्जियम और सेनेगल वाले गेम का बताया जो भी एक और बहुत टफ मुकाबला था। दूसरी जानिब अमेरिका ने बोस्निया को हरा दिया और या राउंड ऑफ 16 में अब इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा, जबकि अमेरिका और बेल्जियम आमने सामने। सो फारूक शाह कौमी फुटबॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। कल के मुकाबलों पे फारूक बात कर लें। हम इनके गोल्स को जरा याद कर पहले इंग्लैंड कोंगो वाले मैच की जी, खासा अपसेट भी हो सकता था, लेकिन इंग्लैंड डिड मेक अ कमबैक एंड बिकॉज ऑफ द कैप्टन। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है फारूक? जी आवाज कम आ रहा है आपका? अच्छा ठीक है, कुछ ऐसे करते हैं। फारूक आप जरा किसी एक जगह अगर रुक सकें तो भी अच्छा हो जाएगा। जी आवाज अभी आ रहा था, शुरू में आवाज नहीं आ रही। जी बोले। अच्छा, अभी आ फारूक अब बताइएगा, हम कल के मैचेस की बात कर रहे थे, इंग्लैंड वर्सेस कॉन्गो, और हम हैरी केन के गोल्स भी दिखा रहे थे। कितना मुश्किल आपको लग रहा था ये मैच हो सकता था इंग्लैंड के लिए, जो कंसीडरिंग के कॉन्गो के जो गोलकीपर थे ना, उन्होंने काफी एफर्ट किया एंड देन कप्तान ने खुद जिम्मेदारी लेते हुए अपनी भरपूर परफॉर्मेंस दी एंड इंग्लैंड मेड इट। और इंग्लैंड मेरा फेवरेट टीम भी है, और तकरीबन इंग्लैंड का जो इस वक्त जो है ना, इनको बहुत अरसे बाद हैरी केन जैसा स्ट्राइकर मिले, हर मैच में ये स्कोर कर रहे, और माइकल ओवन, एलन शेरर के बाद इनको ऐसा पहला स्ट्राइकर जो मिले जो हर मैचों पे गोल कर रहे हैं, और इनके गोल स्कोर करने का और टीम को फ़ायदा भी हो रहा है। दूसरा ये जिस एंगल से इसने सेकंड गोल दिए, और ये इस तरह के स्ट्राइकर बहुत कम ही मिलते हैं जो इस तरह के गोल देते हैं, और ये दूसरा ये इसका ये खूबी है, और ये अपने 18 बॉक्स के अंदर जहाँ भी गोल होते तो ये अपना गोल देने का अदब पूरा करता है। हैरी केन इस वक्त जो है ना टॉप स्कोरर है अपना बुंडेसलीगा में भी, जो इनका बायरन से खेल रहे हैं, और चैंपियंस लीग में भी इनका 14 गोल है, और बायरन में इनका 34 गोल है, और इस तरह इस वर्ल्ड कप में इसका मेरे ख्याल में आज के 2 गोल के साथ इसके 5 गोल हो गए। और दूसरा ये कॉन्गो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, और दूसरा ये कॉन्गो ने बहुत अच्छा फुटबॉल खेले। यू राइट फारूक, इनफैक्ट थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लग रहा था कि कॉन्गो छाया हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त उनका खेल था। लेकिन एक बात जो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इंग्लैंड की साइड से जो हम अपने लिए रोते हैं ना, टीम मैनेजमेंट हमारी उस तरह इन्वॉल्व नहीं होती, मतलब इतने बोल्ड डिसीजन लेना कि आधे मैच के बाद उन्होंने प्लेयर जो है वो अपना भेजा, सेकंड हाफ हो चुका था, जिसने फिर लास्ट 5 मिनट्स में गोल किया और इंग्लैंड जीता। तो ये टीम मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट और इतने बोल्ड डिसीजंस लेना ये भी बहुत मैटर करता है। ये स्ट्राइकर का यही खूबी होता है, वो उनको लास्ट 5 मिनट या लास्ट 1 मिनट भी मिल जाता है, वो उनका ये गोल करने का यही खूबी होता है, वो अपना हदफ पूरा कर देते हैं। और ये बहुत कम स्ट्राइकर मिलते हैं इस तरह के जो और अपना विजन इनका बहुत आउटसाइड पे था, और उन्होंने जो गोल स्कोर किया और बहुत आउटस्टैंडिंग, और ये जिस तरह के ये परफॉर्मेंस दे रहे पिछले 2 साल से, और मेरे ख्याल में ये आने वाले मैक्सिको को मैच में भी ये इससे अच्छा परफॉर्मेंस देगा, और मैक्सिको और इंग्लैंड का जो मैच होगा तो वो बहुत इससे भी आउटस्टैंडिंग होगा। अच्छा, बेल्जियम और सेनेगल वाले मैच की बात कर लें, 3-2 वो एक और बहुत ही सख्त मुकाबला था, और इजाफी वक्त में जाके कहीं उसका फैसला हुआ। वैसे कल तक तो हम ये बात कर रहे थे कि कौन फेवरेट है, और बहुत से लोगों ने सेनेगल का भी नाम लिया था। उस मैच के बारे में सर्टनली हम आपकी राय जानना चाहेंगे। बेल्जियम वर्सेस सेनेगल। नहीं, सेनेगल अफ्रीकन टीम, वो भी बहुत अच्छा टीम था, लेकिन उन्होंने जो शुरू में जो गोल किया, उनके जो आखिरी जो तकरीबन 83 के बाद जो है ना, सेनेगल थोड़ा सा अपने आप को रोके, क्यों उन्होंने जो काउंटर अटैक किया, सेनेगल का तकरीबन पीछे डिफेंस में 4 से 3 प्लेयर रह चुके थे, तो इससे उन्होंने बेल्जियम ने अपना पूरा फायदा उठाया, 1 गोल किया, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में जाके दूसरा गोल अपना
दे के वो मैच ड्रा कर दिया। और तीसरे गोल इनको पेनल्टी मिल गया एक्स्ट्रा टाइम पे, तीसरा गोल करके इन्होंने 3-2 से मैच जीता। बेल्जियम वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल खेलने वाली टीम है। और सेनेगाल तो मेरे ख्याल में इन्होंने अगर लास्ट टाइम पे अपना अगर मूवमेंट ये लोग अपना चेंज नहीं करता है और रिलैक्स नहीं होता तो सेनेगाल ये 2 गोल से जीत सकता था, लेकिन सेनेगाल अपने 15 से 14 मिनट जो है ना रिलैक्स रहे, तो इस वजह से सेनेगाल थोड़ा सा लूज किया, वरना इनका विनिंग मैच था। अच्छा ये बताएं, स्पेन और ऑस्ट्रिया का मैच है और पोर्चुगल और क्रोएशिया का है, इसमें आपको What are your picks for these 2 matches? रोनाल्डो certainly एक्शन में नजर आएंगे जी। स्पेन और ऑस्ट्रिया का एक मैच है, लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट तो हमें पोर्चुगल और क्रोएशिया में। स्पेन तो उनका तो फुटबॉल तो बहुत आउट क्लास है, लेकिन ऑस्ट्रिया जो है ना इनको टफ टाइम देगा। जो यूरोपियन आपस में जो जितने भी फुटबॉल खेलते हैं वो एक दूसरे को समझते हैं, इनके लिए ये आसानी होगा कि ऑस्ट्रिया जो है ना स्पेन को टफ टाइम देगा। और इससे ये होगा कि स्पेन ने जितने भी मैचेस खेले लास्ट ईरान के साथ जो ड्रा किए, नहीं उनके मैच अफ्रीकन टीम से ड्रा हुआ था 0-0, तो उसके बाद स्पेन ने अपना फुटबॉल पैटर्न थोड़ा चेंज किया है। तो सऊदी के खिलाफ फिर उन्होंने अपना जो एक्स्ट्रा फुटबॉल था वो उन्होंने खेलना स्टार्ट किया। अभी स्पेन जो ना है बहुत बेहतर खेल रहा है, और दूसरा ये टफ टाइम देगा, ऑस्ट्रिया उनको टफ टाइम देगा स्पेन। अच्छा पोर्चुगल और क्रोएशिया के बीच में जी, पोर्तुगल एंड क्रोएशिया के बीच में जो मैच है, पुर्तगाल और क्रोएशिया। पुर्तगाल जो है ना ये मैच इनके लिए बहुत अहम है। अगर पुर्तगाल ये मैच जीतेंगे तो पुर्तगाल जो है ना आगे के लिए सेमीफाइनल, मेरा अपना ये सेमीफाइनल तक जाएगा पुर्तगाल। और क्रोएशिया अगर इनको थोड़ा सा, क्रोएशिया जो है ना एक मैच इनका लूज है, थोड़ा सा ये प्रेशर में थे, लेकिन ये पुर्तगाल हमेशा इनको इनके क्रोएशिया से मैच जीतते हुए आ रहे। और 2-3 मैच ऐसे मैंने देखा कि मैंने अपना उसमें देखा कि क्रोएशिया इनको 2-1 से 3-1 से जीते। चले इंशाल्लाह लेट्स सी कि क्या होता है, और मे द बेस्ट टीम्स विन, हम यही कहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कौमी फुटबॉल फारूक शाह हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू फारूक फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। अच्छा जी, फैसलाबाद में ये बड़ा मुश्किल है वैसे ये बातें करना। फैसलाबाद में मदरसे के लापता होने वाले तालिबे इल्म की लाश गंदे नाले से मिल गई है, और इब्तदाई तफ्तीश के बाद जो हकाइक सामने आ रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे थे समझे है ना आप क्या हो रहा होगा। ऐसे वाक़यात के बाद ना एहसास होता है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन की बात क्यों की जाती है। मतलब दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और पुलिस के मुताबिक तालिबे इल्म के कत्ल में मदरसे का उस्ताद मुलव्विस है, जो लड़के को उस ज्यादती का निशाना बनाया, फिर सिर्फ इस बच्चे को नहीं, ये उस्ताद दीगर बच्चों को भी ज्यादती का निशाना बना रहा था और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था दीगर बच्चों की भी। तफ्तीश में पता चला है कि मुलजिम ने दीगर 2 तालिबे इल्मों के हाथों लड़के का कत्ल करवाया। मतलब दीगर को एक्सप्लॉयट करके उन्हीं के हाथों इस बच्चे को कत्ल करा दिया। मुलजिमान में इरफान और रेहान ने लड़के को कमरे में ले जाकर इसका गला घोंट कर मार दिया और फिर लाश बोरी में डाल दी और साइकिल पर रखकर गंदे नाले में फेंका है। इसकी सीसीटीवी वीडियो तक मिल गई है। ये वाक़या फैसलाबाद के इलाके डी टाइप कॉलोनी के मदरसे में पेश आया, जहाँ 14 साला तालिबे इल्म 28 जून से लापता था और थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। मदरसे में किसी बच्चे से ज्यादती का यह पहला वाक़या नहीं है, इसीलिए जब किसी भी दरसगाह की रजिस्ट्रेशन को नागुज़ीर करार दिया जाता है तो उसके पीछे सर्टनली रीजंस होती हैं। मदारिस के स्टाफ में कौन कौन शामिल है, उनका क्या रिकॉर्ड है रजिस्ट्रेशन से, कम से कम वफाकुल मदारिस और दीगर मदारिस की तंजीमों के लिए ये तो आसान हो जाएगा ना कि वो इस्लामी दरसगाहों में मौजूद ऐसे बदकिरदार लोगों का मुहासबा कर सकें, इनसे जान छुड़ा सकें। और जो सही मदरसे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो पूरी रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं, वो कौन कौन वहाँ उनके स्टाफ में है, कौन काम करता है, मतलब दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अब जो रजिस्ट कर रहे हो, जो ना मान रहे हो, उस पर तो ऑलरेडी शक हो जाना चाहिए कि आप क्यों रजिस्ट कर रहे हैं। हमाद अहमद ने हमें ज्वाइन किया, नुमाइंदा जियो न्यूज़ है। हमाद, बुनियादी बात बता दें, ये वाक़या कब हुआ, कैसे सामने आया? जी
जी फैसलाबाद का ये इलाका डी टाइप कॉलोनी है जहाँ पर ये मदरसा वाक़या है और इस मदरसे का एक 14 साल तालिब इल्म शोएब 28 जून को अचानक लापता होता है और इसके अगवा का मुकदमा थाना बटाला कॉलोनी में इसकी वालदा की मदय्यत में दर्ज किया जाता है और इस तरह ये केस जो है वो पुलिस के सामने आता है और इसके हवाले से तहकीकात की जाती है। अच्छा अहमद, बहुत सी गिरफ्तारियों का दावा किया जा चुका है पुलिस की जानिब से, क्या इल्ज़ामात हैं गिरफ्तार होने वालों पर, ज़रा तफसील बताइएगा। जब पुलिस इस हवाले से तहकीकात करती है तो इब्तदाई तौर पर जो इस मदरसे के मुख्तलिफ तलबा हैं उनसे पूछगिछ की जाती है, इसके कारी से पूछगिछ की जाती है और शुबा गुजरने पर इब्तदा में ही पुलिस जो है वो इस बच्चे के, इस तालिब इल्म के 2 साथी तालिब इल्मों को हिरासत में ले लेती है। ताहम इसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता और अगले रोज़ रात के वक्त इसके बच्चे की लाश जो है उसी इलाके में एक गंदे नाले से मिलती है और ये बोरी बंद लाश होती है। बाद में पुलिस से ज़राए से हमें ये मालूम होता है कि जो पुलिस ने हिरासत में लिए होते हैं दोनों तालिब इल्म, वो इसका एतराफ़ कर लेते हैं कि उन्होंने अपने साथी तालिब इल्म शोएब को गला दबाकर कत्ल किया था। उसमें एक जो है मुल्ज़म रिहान, उसने उसकी टांगें जो हैं वो औजार बंद से बांध दी थी, जबकि दूसरा मुल्ज़म जो इरफान है उसने गला दबाकर इसको कत्ल किया था। और इसी दौरान पुलिस को एक CCTV फुटेज भी मिलती है जिसमें ये दोनों जो हैं वो बोरी बंद लाश को एक साइकिल पर ले जाते हुए दिखते हैं कि वो साइकिल पर लाद कर लाश को गंदे नाले में ठिकाने लगाते हैं। इब्तदाई तौर पर ये दोनों जो हैं वो तीसरा मुल्ज़म जो बाद में सामने आता है इस मदरसे का कारी, उस हवाले से कुछ नहीं बताते। पुलिस मज़ीद तहकीकात करती है, उस कारी रफ़ाकत को इस मदरसे के हिरासत में लेकर उससे तफ्तीश करती है तो मज़ीद होलनाक इंकशाफात सामने आते हैं और उसमें मुबैना तौर पर पुलिस का ये कहना है कि ये कारी सदाकत जो है वो मकतूल शोएब को मुख्तलिफ अगात में ज़्यादती का निशाना बनाता रहा था और इसको अब शुबा बढ़ गया था कि इसका जो ये राज है, इस हवाले से जो मकतूल है वो ये बात सामने ना ले आए, तो इसी खदशे के पेश नज़र इसने इसके कत्ल का मंसूबा बनाया और दोनों जो तालिब इल्म थे, जो इसके शागिर्द थे, जो मुज़लिम हैं, उनको इसने इस बात पर अक्साया कि वो इसको कत्ल करें और उनमें मुख्तलिफ तरीके से इसने उसके साथ हसद पैदा किया और इस कत्ल पर तैयार किया और लाश को ठिकाने लगाने पर तमाम वाक़यात में पुलिस का ये कहना है ये कारी रफ़ाकत मुलव्वस रहा है। और अब तीनों मुल्ज़मान जो हैं वो इन पुलिस ने इनसे मज़ीद पूछगिछ जो है वो मुकम्मल कर ली है और तहकीकात को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी ऑफिस पे अब मज़ीद क्या बात हो, हमाद बहुत शुक्रिया, लेकिन आई एम जस्ट थिंकिंग जो कि कारी अपना ये कारनामा छुपाने की कोशिश कर रहा था कि वो बच्चे के साथ कर क्या रहा है, अब तो दुनिया के सामने आ गया। मतलब ना सिर्फ कि तुमने वो किया, फिर तुमने कत्ल करवाया बच्चे का और थिंकिंग ये सब छुप जाएगा। एंड वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट इट ऑन TV। आला काम किया इस कारी ने भी। मतलब कि एक तो दिल हिल जाता है ये सारी कहानियां सुन के, मदरसे हो, स्कूल हो, प्राइवेट घर हो, रिश्तेदार कर रहे होते, मतलब मोहल्ले हो, ये व्हाट इज हैपनिंग हियर। सजाएं नहीं होंगी तो ये होता रहेगा, बस बात सारी ये है। खासी जिनसी फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी है ऐसी वैसी। मतलब आई एम सॉरी, उसके बाद जब लिस्टों में हमारा नाम आता है दुनिया की मोस्ट सर्च्ड व्हाटएवर ऑनलाइन, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, ये हो क्या रहा है। एंड यू नो व्हाट, आपको कत्ल करने की ज़रूरत नहीं है, देयर आर आउटलेट्स, व्हाई आर यू किलिंग किड्स, ये बात सोचने वाली है। और एक तो अपने सर से ये, खैर एनीवे देन आई विल से समथिंग और लोग कहेंगे क्या कह दिया। नहीं, आप ना ही कहें, मेरा ख्याल है बेहतर है। अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे, हम कल मुलाकात करेंगे।